हेलो नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं उमा शंकर गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube परिवार श्री रमा एकेडमी में। साथियों, आज से हम लोग श्री रमा एकेडमी प्रेजेंट्स एटम बॉम्ब सीरीज, जिसकी चर्चा मैंने सरप्राइज वीडियो में की थी, आप लोगों को पता होगा, जिसके अंतर्गत हम लोग क्या शुरू कर रहे हैं आज। तो एमपीपीएससी प्री 2022-23 में जो सिलेबस हमारा यूनिट नंबर 7 का है, साइंस एंड टेक, जिसके अंतर्गत इन्वायरमेंट पर्यावरण भी आता है, तो हमें ये पूरा का पूरा यूनिट खत्म करना है 40 घंटों में। 40 घंटे के आसपास ये पूरा सिलेबस हम लोग डिटेल्ड में खत्म करने वाले हैं। ठीक, तो कंप्लीट कोर्स आप लोगों को डेली यूट्यूब पर मिलता चला जाएगा और मैं कोशिश करूंगा कि टॉपिक पूरा एक लेक्चर में खत्म करूंगा, मतलब वन शॉट वीडियोस। ठीक, अब होगा साइंस का डर खत्म, तो जुड़ जाइए। आप लोगों को पता है कि साइंस में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है यूनिट नंबर 7, जिसका सबसे ज्यादा डर होता है आपको, और 10 प्रश्न मिनिमम आप मान के चलिए आएंगे ही आएंगे, और इस बार थोड़ा सा डेप्थ में भी पूछने की संभावना है। इसलिए आपको हर एक टॉपिक को प्रॉपरली नोट्स बनाते हुए चलना है और समझते हुए चलना है। ठीक, आप आगे बढ़ते हैं। हमारा सिलेबस पहले देख लो कि मतलब यूनिट नंबर 7 का जो सिलेबस है, जिसको विज्ञान पर्यावरण हिंदी में और साइंस एंड टेक इंग्लिश में लिख रखा है। अब ये गलती है आयोग का, या फिर यूं कहें कि मतलब उसके पास जगह की कमी थी, है ना। तो विज्ञान पर्यावरण और टेक, तो हमको सब कुछ देखना है, साइंस वाला पोर्शन, टेक्नोलॉजी वाला पोर्शन और पर्यावरण, है ना, एनवायरनमेंट। यहां पर आप देख पा रहे हो जो विज्ञान के मौलिक सिद्धांत है, ये प्रॉपरली साइंस हो गया, जिसके अंतर्गत बेसिक प्रिंसिपल ऑफ साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों हम लोग देखने वाले हैं। क्या पढ़ना है आज की क्लास में, ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है कि क्या पढ़ना है हमें और कैसे पढ़ना है, ये जानकारी होना आवश्यक है। क्योंकि अंधाधुंध पूरी फिजिक्स, पूरी केमिस्ट्री, पूरी बायो पढ़ने लग जाते हो और फिर बोलते हो कि क्वेश्चन आए नहीं। ठीक, उसके बाद संस्थान वगैरह देखेंगे हम लोग, उपग्रह अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी देखेंगे, तो ये वाला टेक पार्ट है, ये साइंस का पार्ट हो गया। फिर ये पर्यावरण जैव विविधता, ये हमारा पर्यावरण एनवायरनमेंट है। पारिस्थितिकी तंत्र, पोषण आहार, ये सारे के सारे, पारिस्थितिकी तंत्र हमारा एनवायरनमेंट, फिर पोषण आहार, ये पोषक तत्व, ये बायोलॉजी का है, तो साइंस। मानव शरीर संरचना साइंस। उसके बाद ये तकनीकी कृषि उत्पाद तकनीकी टेक्नोलॉजी। उसके बाद खाद्य प्रसंस्करण टेक्नोलॉजी, ये हमारा स्वास्थ्य कार्यक्रम वगैरह है, नीति वगैरह, तो ये हमारा हो जाएगा बायोलॉजी। और फिर प्रदूषण आपदाएं प्रबंधन, ये सारी की सारी हमारे एनवायरनमेंट की चीजें हो जाएंगी। इसलिए इस तरीके से 3 सब्जेक्ट हैं हमारे यूनिट नंबर 7 में, साइंस है, टेक है और एनवायरनमेंट है। तो हम इस पूरे टॉपिक को बहुत बारीकी से एक एक करके खत्म करेंगे। हमारे इसको पूरा जो कोर्स है 40 घंटे का, इसका फीचर क्या है, मतलब एटम बम सीरीज का क्या फीचर है यूनिट नंबर 7 के लिए, तो इसे समझिए कि कंप्लीट कोर्स कराया जाएगा अकॉर्डिंग टू सिलेबस। ठीक, पूरा का पूरा 40 घंटे के आसपास खत्म होगा, अकॉर्डिंग टू सिलेबस होगा, और एमसीक्यूज आपको ऐप पर मिलेंगे। कुछ एमसीक्यूज यहां पर भी कराए जाएंगे, आपको पूरे टॉपिक के साथ आपको एमसीक्यूज पीडीएफ आपको ऐप पर मिल जाएगा, एमसीक्यूज आपको ऐप पर मिल जाएगा। आपको कोई टॉपिक पढ़ाया जा रहा है, उससे संबंधित 30, 40, 50 प्रश्न आप ऐप पर जाकर के लगा सकते हो, एनालिसिस कर सकते हो कि आपके कितने प्रश्न बन रहे हैं, और पूरे क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू सिलेबस डिजाइन किया गया है। ठीक है, करंट अपडेटेड रहेगा, मतलब टेक्निकल चीजें जो भी आएंगी, टेक्नोलॉजी की चीजें, उपग्रह वगैरह, सब कुछ करंट अपडेटेड मैं आपको बताऊंगा। फ्री मॉक टेस्ट ऐप पर जाकर के लगाइए, भर भर के वहां पर मैं अवेलेबल करा रहा हूं, चाहे एमपी जीके हो, चाहे यूनिट 7 हो, चाहे कोई भी हो, मैं ज्यादा से ज्यादा वहां पर अब कंटेंट उपलब्ध करा रहा हूं। तो आपको ऐप जरूर डाउनलोड कर लो, ये स्कैन कर सकते हो, पीडीएफ आप जब भी मांगोगे तो आपको ऐप पर आना पड़ेगा। ऐप के लिए आप डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से। ठीक, तो हम लोग शुरू करते हैं आज का हमारा जो टॉपिक है। ठीक, विज्ञान के मौलिक सिद्धांत, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ साइंस, ये हमारा पहला टॉपिक है यूनिट 7 का। अब ये साइंस के जितने भी बेसिक प्रिंसिपल हैं,
इन्हें हमको अच्छे से पढ़ना है, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या फिर बायोलॉजी हो। तो यहाँ पर आप देखो क्या क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, किसके लिए? विज्ञान के मौलिक सिद्धांत, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ साइंस के लिए। सबसे पहली चीज कि सारे सिद्धांत, जितने भी नियम दिए हैं, सिद्धांत या फिर जो भी नियम हैं, प्रिंसिपल्स या लॉस, उन्हें हमको समझना है, उन्हें हमको समझना है और नोट करते चलना है। बार बार नोट करने के लिए बोल रहा हूं, अपनी नोट्स खुद बनाओ, पीडीएफ तो मैं दूंगा ही दूंगा। साथ ही साथ इनके प्रतिपादक जो वैज्ञानिक हैं, साइंटिस्ट हैं, उनका नाम याद रखो, पूछा जा सकता है। जैसे वैज्ञानिक संस्थान के जो सबसे पहले इसरो से प्रश्न पूछा गया था, ठीक है, उनके संस्थापक कौन है, ठीक, 19 के पेपर में। तो हमको सारे प्रिंसिपल्स के प्रतिपादक, मतलब जो भी उससे संबंधित वैज्ञानिक हैं, उनका नाम याद रखना है। आराम से पूरी क्लास लूंगा, प्रॉपरली, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, हड़बड़ाना नहीं है। मैं भी बहुत तेजी से नहीं पढ़ाऊंगा, अगर आपको धीमा लगे तो फास्ट कर लेना, हालांकि इतना धीमा भी नहीं होगा। इसके साथ जितने भी उदाहरण हैं, जैसे कि एग्जाम्पल्स, उनको भी ध्यान देना है। कोई भी सिद्धांत अगर आप पढ़ रहे हो, अगर उनके प्रतिपादक का नाम है जरूरी, तो उसे मैं आपको बता दूंगा, उसे याद करना है। परंतु उदाहरण जितने भी बन सकते हैं, एक नहीं, किसी सिद्धांत से संबंधित 5 से 6 उदाहरण भी बन सकते हैं, 2, 3, 5, जितने उदाहरण बन रहे हैं सबको नोट कर लो, सबको नोट कर लो और सबको समझ के याद कर लो, ठीक। ये 3 महत्वपूर्ण चीजें हैं स्टार, इसके लिए, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ साइंस के लिए। उसके बाद उपग्रह, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी वगैरह जब हम पढ़ेंगे, है ना, इंडियन इंस्टीट्यूशन, वहां अप्रोच अलग होगी। अभी जो अप्रोच है, क्या क्या पढ़ें, ये सब बेसिक प्रिंसिपल ऑफ साइंस के लिए है, ठीक। और साथ में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स जो मैं दूंगा, उन्हें नोट करते चलोगे। क्या सर आपकी क्लास करने मात्र से हमारा उद्धार हो जाएगा? क्या कंप्लीट हो जाएगा? तो बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। बस पूरा सिलेबस देखो, नोट करो, जो एमसीक्यूज कराए जा रहे हैं वो करो, और टेस्ट सीरीज जरूर लगाओ, टेस्ट सीरीज जरूर लगाओ। चलिए तो शुरू करते हैं। आज से हम लोग साइंस, थोड़ा सा बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए, तभी हम लोग थोड़ा सा डेप्थ बना सकते हैं, ठीक। तो साइंस सबसे पहले होता क्या है? व्हाट इज साइंस? विज्ञान क्या है? विज्ञान क्या है? तो साथियों, आज से लाखों वर्ष पूर्व जब हम लोग आदि मानव हुआ करते थे, तो हमें वार्तालाप करने के लिए भी लैंग्वेज हमें नहीं आती थी। कम्युनिकेशंस वगैरह हम कैसे करते थे? एक दूसरे से बातचीत या तो इशारों से बात करते थे या चित्रों के माध्यम से उस समय बातें किया जाता था, ठीक। उसके बाद बात करते करते शब्दों का और फिर लैंग्वेज, भाषा का हमने क्या किया? उपयोग में लाना शुरू किया। परंतु जब हम आदिमानव थे, तो आसपास जो भी चीजें चल रही है उससे हम रूबरू नहीं थे। आग की जब तक खोज नहीं किए थे, तब तक हम उससे डरते थे कि ये क्या बला है। उसको पहले आग की खोज की, उसके बाद उसको हमने कंट्रोल किया। सब कुछ, हथियारों से लेकर के रहने तक, कृषि करना, ये सारी चीजें, पशुपालन करना, ये सारी चीजें धीरे धीरे हुई हैं। हम लोग पहले क्या करते थे? हम लोग अपना जीवन यापन करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे और अपने लिए खाना डेली ढूंढते थे, डेली ढूंढते थे। अब क्या हो रहा है? हमारे आसपास जो भौतिक घटनाएं हो रही हैं, उन सभी भौतिक घटनाओं की जानकारी हमें धीरे धीरे पता चलने लगी कि ये ऐसे हो रहा है, वो वैसा हो रहा है। सूर्य इधर से उधर, पूरब से पश्चिम हो रहा है। हमारा जो धरती है वो सपाट नहीं, गोल है। ये धीरे धीरे जानकारी हमें होना चालू हो गया। वर्षा हो रही है, क्यों हो रही है? हवा चल रही है, हम ऑक्सीजन ले रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं? ये सारे जितने भी सवाल थे हमारे, एक एक करके इन सवालों का जवाब हमने ढूंढा, और ढूंढने के बाद उसे हमने किया सुव्यवस्थित, ऑर्गेनाइज्ड। तो ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज ऑफ फिजिकल वर्ल्ड, जो हमारे आसपास घटित हो रही है घटनाएं, उस घटित घटनाओं का हमने क्या किया? ऑर्गेनाइज किया, ऑर्गेनाइज नॉलेज किया। इसी ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज को ही हमने साइंस नाम दिया। इसी ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज को ही हमने साइंस नाम दिया। सुव्यवस्थित क्रमबद्ध ज्ञान विज्ञान कहलाता है। सुव्यवस्थित क्रमबद्ध ज्ञान विज्ञान कहलाता है। समझ में आ गया? ठीक।
अब हमने क्या किया कि इस पूरे के पूरे सुव्यवस्थित नॉलेज को, ज्ञान को हमने 4 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, 4 महत्वपूर्ण बड़े कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। एक का नाम दिया भौतिक विज्ञान फिजिक्स, एक का नाम दिया रसायन विज्ञान केमिस्ट्री, और फिर जीव विज्ञान भूविज्ञान बायोलॉजी और जियोलॉजी। अगर हमने बात की भौतिक विज्ञान फिजिक्स की, तो हमने देखा हमारे आसपास जो भी घटनाएं हो रही हैं, भौतिक घटनाएं, फिजिकल थिंग्स जितनी भी हो रही हैं, फिजिकल इवेंट्स, वो सब के सब भौतिक विज्ञान के अंतर्गत आ गया। जैसे कि सूरज पूरब से पश्चिम, हमारे पृथ्वी का घूमना, गोल होना और हवा का चलना, ये सारे के सारी चीजें क्या हैं, फिजिकल थिंग्स हैं, फिजिकल इवेंट्स हैं। दैट्स वाई हम बोल सकते हैं कि ये सब फिजिक्स के अंतर्गत आएंगे। मतलब अध्ययन क्या हो रहा है, स्टडी ऑफ एवरीथिंग अराउंड अस, है ना, जो कि फिजिकल थिंग्स हैं। ठीक है, तो इस तरीके से भौतिक विज्ञान। रसायन विज्ञान में पदार्थों का संगठन, गुण, संरचना व अभिक्रिया का अध्ययन कर रहे हैं। मतलब हमने क्या किया, 2 रिएक्टेंट्स को आपस में मिलाया तो हमें कुछ नया प्रोडक्ट मिला, हमें कुछ नया उत्पाद मिला। इस तरीके की चीजें अगर हो रही हैं तो हम बोलेंगे वो रसायन विज्ञान के अंतर्गत होगा, है ना। अगर हम लोग जीव विज्ञान बायोलॉजी की बात करेंगे तो बायोलॉजी, लॉजी मतलब अध्ययन, है ना, कभी भी लॉजी आए तो अध्ययन, और बायो मतलब होता है जीव, लिविंग थिंग्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग थिंग्स, लिविंग थिंग्स। तो लिविंग थिंग्स की स्टडी करना ही क्या है, बायोलॉजी है। ठीक, इसीलिए लाइफ साइंस भी इसको कहते हैं। बायो मतलब लिविंग थिंग्स मतलब लाइफ, जो भी लाइफ है, और लॉजी मतलब साइंस मतलब अध्ययन, तो लाइफ साइंस भी हम कहते हैं। तो पेड़ पौधे जीव जंतुओं का अगर अध्ययन कर रहे हैं तो बायोलॉजी कहलाएगा, इतना आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा हमने एक और कैटेगरी बना दी जियोलॉजी का, भूविज्ञान का, जिसमें हम लोग पृथ्वी से संबंधित समस्त जानकारी हासिल करेंगे और उसका अध्ययन करेंगे। पृथ्वी की आंतरिक संरचना से हम लोग चाहे प्रश्न हो, सेल समूहों से प्रश्न हो, कोई भी संसाधन हो जो कि हमारी धरती के अंदर है, और ज्वालामुखी, भूकंप, ये सारी प्रक्रियाएं, ये सारी की सारी जियोलॉजी से संबंधित है। तो इनका जो स्टडी होगा, अध्ययन होगा, इधर हम लोग भूविज्ञान में करेंगे। और इसे हम लोग एमपीपीएससी के पेपर 3 के 10वीं यूनिट में पढ़ेंगे। बाकी ये यूनिट 1, 2, 3 है डिटेल में। अभी फिलहाल हम लोग जितनी चीजें इनसे संबंधित सिद्धांत हो सकते हैं उन्हें पढ़ने वाले हैं। तो शुरुआत हम लोग कहाँ से करेंगे, फिजिक्स से करेंगे। तो चलिए फिजिक्स से शुरुआत करते हैं। भौतिक विज्ञान के मौलिक सिद्धांत, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स। अभी तक साइंस चल रहा था, साइंस में अब भौतिक विज्ञान के सिद्धांतों की बात करेंगे। अभी यहां पर आपको क्या करना है, जितने भी फिजिक्स से संबंधित बेसिक प्रिंसिपल हैं उनको आपको एक पेज में मैंने नोट कर दिया। ऐसे ही केमिस्ट्री के लिए, ऐसे ही बायोलॉजी के लिए मैंने एक पेज में डाल दिया। आपको क्या करना है, आपको इनको एक साथ रखना है ताकि आपको इनका रिवीजन करने में दिक्कत ना आए। आप सीधा सीधा इनके प्रतिपादक और इनसे संबंधित उदाहरण याद कर सको। ठीक, अभी हम लोग डिटेल में एक एक करके देखने वाले हैं, जितने होंगे आज, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो यहां पर पहले तो आप नोट डाउन कर लो, महाविस्फोट सिद्धांत, द बिग बैंग थ्योरी, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, एस्केप वेलोसिटी, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, ये सारी चीजें हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। इसके अलावा इस पेज को भी नोट कर लीजिए। ठीक, इतने सिद्धांतों को मैं यहां पर लेक्चर में लूंगा। इसके अलावा जो भी कुछ छूटेगा, मैं फिर से बोल रहा हूं, इसके अलावा जो भी कुछ छूटेगा उनको प्रश्नों के माध्यम से आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा। प्रश्नों के माध्यम से प्रश्न आपको ऐप पर मिलेंगे, आपको ऐप पर प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे, प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे। तो आप ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिए। एमपी का भी मैं प्रैक्टिस सेट बनवा रहा हूं, एमपी जीके का, तो उसे भी आपको लगाना है ताकि आपका तैयारी जो है बहुत बेहतरीन हो, है ना, और आप एक पद सुनिश्चित कर सकें। शुरू करते हैं हमारा भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान के अगर जनक की बात करेंगे तो आइजैक न्यूटन जो हैं, ये भौतिक विज्ञान के जनक हैं। फिजिक्स के फादर ऑफ फिजिक्स कौन है, तो सर आइजैक न्यूटन जी हैं। और अगर आधुनिक भौतिक विज्ञान, मॉडर्न फिजिक्स की बात करेंगे तो कौन होंगे, गैलीलियो गैलीली। ये हैं गैलीलियो गैलीली और ये हैं न्यूटन, इन्हें आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, ये प्रश्न पूछा भी जा सकता है। ठीक है,
जितने प्रश्न यहाँ पर पूछे जा सकते हैं वो सब आपको पढ़ाए जाएंगे। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं हमारे आज के पहले सिद्धांत से। पहला सिद्धांत क्या है? महाविस्फोट सिद्धांत, द बिग बैंग थ्योरी। द बिग बैंग थ्योरी। सिद्धांत को बताने से पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। इसे आप लोग देखिए। ये पहले क्या हुआ, हमारा जो ब्रह्मांड है, सबसे इंपॉर्टेंट कि जो बिग बैंग थ्योरी है वह किससे संबंधित है? तो पूरे यूनिवर्स, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है। तो हमारा जो ब्रह्मांड है वो पहले एक बिंदु की आकृति के समान रहा होगा, बिल्कुल बिंदु के समान। मतलब उसका जो साइज अभी इनलार्ज इतना बड़ा दिखाई देता है, जिसके अंतर्गत बहुत सारे क्या प्लैनेट्स हैं, स्टार्स हैं। ये जितने भी आपको प्लैनेट्स और स्टार्स दिख रहे हैं वह एक बिंदु के समान की आकृति में समाये हुए थे। और ऐसा माना जाता है इस सिद्धांत के अनुसार कि ये इतने पॉइंट में थे तो उसमें एक विस्फोट हुई। विस्फोट नहीं, महाविस्फोट हुई। और यह महाविस्फोट इतनी ज्यादा ऊर्जावान थी कि आज भी ये जो आपको पार्टिकल्स दिख रहे हैं, ये मान लो विस्फोट के बाद ये अर्थ बन गया, ये हमारा सन बन गया, ये दूसरे दूसरे तारे बन गए। इस तरीके से ये जो थोड़े थोड़े कण दिख रहे हैं ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति का कारण बने। और ये महाविस्फोट इतना ऊर्जावान था कि आज भी इसका विस्तार हो रहा है कुछ इस तरीके से। ये हमारा पूरा ब्रह्मांड यहाँ पर क्या हो रहा है? विस्तार हो रहा है। मतलब पृथ्वी, सूर्य एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, सारे प्लेनेट, अर्थ, स्टार, चंद्रमा सब एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। मतलब इनका विस्तार हो रहा है, एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। तो इस तरीके का प्रिंसिपल क्या कहलाएगा? द बिग बैंग थ्योरी, महाविस्फोट सिद्धांत कहलाएगा। क्लियर है? अब बात करते हैं महाविस्फोट सिद्धांत के प्रतिपादक की। खोजकर्ता कौन है? तो नाम याद कर लो, जॉर्ज लेमेंत्रे। जॉर्ज लेमेंत्रे इसके कौन है? खोजकर्ता है, डिस्कवरर हैं। सिद्धांत का नाम क्या है? महाविस्फोट सिद्धांत, द बिग बैंग थ्योरी। इस सिद्धांत के अनुसार पूरा का पूरा ब्रह्मांड अति सूक्ष्म एक सघन प्रोटॉन के समान रहा होगा। एक प्रोटॉन क्या कहलाता है? परमाणु का जो नाभिक होता है, नाभिक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना होता है। पूरा का पूरा परमाणु का जो द्रव्यमान है वह नाभिक में समाया होता है, इसलिए इसे प्रोटॉन से कंपेयर कर रहा है हमारा डिस्कवरर। ठीक, तो प्रोटॉन के समान इसका छोटा सा आकृति रहा होगा और काफी सघन होगा, मतलब उसका द्रव्यमान बहुत ज्यादा रहा होगा उसके न्यूक्लियस, नाभिक में। इस छोटे से प्रोटॉन से ब्रह्मांड के अंदर एक महाविस्फोट हुआ होगा और यह विस्फोट इतना ऊर्जावान था कि अब तक इसका विस्तार जारी है। इस सिद्धांत को महाविस्फोट सिद्धांत जॉर्ज लेमेंत्रे के द्वारा प्रतिपादित किया गया। इसमें एक नोट जरूर लिख लेना कि 1929 में 1929 में इस सिद्धांत को और ज्यादा एक्सप्लेन रॉबर्ट वेगनर के द्वारा किया गया। इस सिद्धांत की संपूर्ण व्याख्या किसके द्वारा की गई? रॉबर्ट वेगनर। अब मैं आपको बोला कि प्रतिपादक, इससे संबंधित प्रतिपादक याद रखने हैं। तो जो डिस्कवरर हैं वो तो हैं, लेकिन इस सिद्धांत से संबंधित ये भी हैं, वेगनर साहब। ठीक है, तो रॉबर्ट वेगनर ने इस सिद्धांत को व्याख्या किया है, ये चीज आपको याद रखना है। ठीक, दिया किसने? जॉर्ज लेमेंत्रे। इतना बात समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। एक हमारा सिद्धांत कंप्लीट हो गया और उसे नोट कर लीजिए, रिवीजन करते रहिएगा, एक एक करके हम लोग खत्म करते हैं। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ऐसा माना जाता है कि जो न्यूटन थे वो एक पेड़ के नीचे क्या कर रहे थे? कुछ सोच रहे थे, कुछ इस तरीके से मान लीजिए। ये न्यूटन क्या है? सोच रहे थे कुछ। थोड़ी देर के बाद क्या हुआ? एक पका हुआ एप्पल, एक पका हुआ सेब जो है ये टूटता है और टूट करके न्यूटन के सर पर गिरता है। तभी वहां पर ऐसा माना जाता है, ये कहानियां आपको सुनाई जाती हैं स्कूलों में, कि यहां पर क्या होता है? इन्होंने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत प्रतिपादित किया। ठीक, यहां पर गुरुत्व बल की वजह से सेब गिरा, पृथ्वी के गुरुत्व बल की वजह से। और यहां पर उन्होंने बताया कि पृथ्वी अपनी ओर वस्तुओं को आकर्षित करती है और इसी तरीके से पूरे ब्रह्मांड में पिंड भी एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। और यहां पर क्या हुआ?
यहां पर इस सिद्धांत का उत्पत्ति हुई। ठीक, इसके अलावा ये चीज ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? पूरे के पूरे ब्रह्मांड यूनिवर्स में जितने भी पिंड हैं वह एक दूसरे की तरफ आकर्षण लगा रहे हैं, अट्रैक्शन फोर्स लगा रहे हैं। इसी अट्रैक्शन फोर्स को हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। और ये गुरुत्वाकर्षण बल कैसे, मतलब किन चीजों पर आधारित है, मतलब क्या क्या फैक्टर पर है? तो अगर दो पिंड ले रहे हैं, मान लेते हैं सन ले लिया और अर्थ ले लिया, तो इन दोनों पिंडों के मास पर ये डिपेंड करेगा और इनके बीच की दूरी पर भी यह निर्भर करेगा, डिपेंड करेगा। तो क्या है, आप पहले समझिए ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन एक बल है, ग्रेविटेशनल फोर्स एक बल है जो कि आकर्षण प्रकृति का है। अट्रैक्शन है वो अट्रैक्शन फोर्स है, रिपल्सन नहीं है, एक दूसरे की दूर नहीं, एक दूसरे की तरफ वाला फोर्स है, बल है, जिसको आकर्षण बल कहते हैं। और यह ब्रह्मांड के हर एक वस्तुओं पर लग रहा है, मतलब ब्रह्मांड के दो वस्तु, दो पिंड एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। इसी आकर्षण को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। तो यहां से गुरुत्वाकर्षण बल का प्रतिपादन हुआ, समझते हैं हम लोग। ठीक, तो इसके जो प्रतिपादक हैं, क्लियर सी बात है, यहां पर लिखा है न्यूटन का। तो जो प्रतिपादक हुए वो कौन हो गए? न्यूटन साहब हो गए। ठीक, ये न्यूटन साहब हो गए। तो क्या कहता है न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम, ये भी समझना है। सबसे पहले क्या कहता है, फिर प्रतिपादक, फिर उससे संबंधित उदाहरण होंगे, तो वो हमको याद करना है। न्यूटन ने बोला कि न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम जो बोलता है दो पिंडों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल, अट्रैक्शन फोर्स, ठीक, या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो आकर्षण बल है दो पिंडों के मध्य लगने वाला, वो आकर्षण बल दो चीजों पर डिपेंड करता है, निर्भर करता है, उन दोनों के द्रव्यमान पर, मासेस पर, और उनकी दूरी पर, मतलब उनके बीच की जो दूरी r होगी। मान लेते हैं, क्लियर है ना, दूरी पर और उनके द्रव्यमान पर, मतलब डिस्टेंस और मासेस, ये डिपेंड करता है। आकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल है, बार बार बोल रहा हूं। मान लेते हैं यहां पर जो पृथ्वी है, इसका द्रव्यमान कुछ कैपिटल M है, चंद्रमा का स्मॉल m है। इन दोनों के मास पर डिपेंड कर रहा है, जो पृथ्वी है और जो चंद्रमा है, एक दूसरे की तरफ कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहे हैं, आकर्षण बल लगा रहे हैं। इनकी बीच की दूरी कैसे हम लोग देखेंगे? इसका सेंटर ले लो, इसका सेंटर ले लो, यहां से यहां तक की जो दूरी है इसको मान लेते हैं r। यहां बीच की जो दूरी है इसको मान लेते हैं स्मॉल r। अब जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो समानुपाती होगा इन दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के, इन दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के ये निर्भर होगा। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल, व्युत्क्रमानुपाती होगा इन दोनों पिंडों के बीच की दूरी के वर्ग के, क्या? दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, 1/r²। समानुपाती क्या होता है? मैंने अपने फिजिक्स के पिछले लेक्चरों में बता रखे हैं। जो साथी मुझसे फिजिक्स पढ़े हैं उनको पता होगा क्या कि फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मासेस के द्रव्यमानों के, मतलब समानुपाती, मतलब अगर एक फैक्टर बढ़ता है, एक मासेस में से कोई भी मास अगर बढ़ता है तो बल भी बढ़ जाएगा, आकर्षण बल बढ़ जाएगा, जिसको गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल भी बढ़ जाएगा। अगर फोर्स बढ़ा रहे हैं तो मासेस ज्यादा होगा, या फिर अगर इनकी बीच की दूरी बढ़ा रहे हैं तो फोर्स कम हो जाएगा। ये व्युत्क्रमानुपाती कहलाता है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब यही होता है, ठीक, कि एक फैक्टर को बढ़ाया तो दूसरा कम, दूसरे को बढ़ाया तो ये पहला वाला कम। अगर इसको घटाएंगे तो ये बढ़ जाएगा, मतलब दूरी कम करेंगे तो अट्रैक्शन फोर्स बढ़ जाएगा, दूरी को बढ़ाएंगे तो अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाएगा, मतलब गुरुत्वाकर्षण बल कम हो जाएगा। मास, इसका द्रव्यमान और बढ़ा दो तो बल बढ़ जाएगा। इस तरीके से ये दोनों स्टेटमेंट आए, ठीक। तो गुरुत्वाकर्षण नियम क्या कहलाया कि
किसी भी दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती और उनके मासेस जो द्रव्यमान हैं उनके गुणनफल के समानुपाती होता है। इसी को हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। और यहाँ से ये जो F बल आया ये ही गुरुत्वाकर्षण बल कहलाएगा। मतलब गुरुत्वाकर्षण बल एक फोर्स है, एक फोर्स है। ठीक, ये जो होगा प्रोपोर्शनैलिटी अगर हम लोग हटाएंगे तो एक कैपिटल G आएगा m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ये हमारी इक्वेशन आ जाएगी जिसको आप लोगों को याद करके रखना है। इन दोनों को हमने एक साथ लिया होगा सबसे पहले, समानुपाती है m1 m2 के, ठीक, और व्युत्क्रमानुपाती है आर स्क्वायर के। इसको हमने चेंज किया, जब हम लोग समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो इक्वल के साथ एक कांस्टेंट वैल्यू आती है, और कांस्टेंट वैल्यू जो हमने यहाँ ली इसको हम लोग गुरुत्वाकर्षण कांस्टेंट नियतांक बोलेंगे, जिसका नाम है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक या फिर स्थिरांक। क्या? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसका मान 6.67 गुणित 10 की पावर -11। ठीक, 10 की पावर -11 कैसे याद रखोगे? 6 6 7 10 11, तो 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये चीज याद रखना है। अगर हम समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो इक्वल साइन के साथ एक नियतांक कांस्टेंट हमेशा आता है। यहां पर जो आया इसको कैपिटल जी से हमने बात की। आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि जी जो है ये गुरुत्वाकर्षण बल है, गलत बात। गुरुत्वाकर्षण बल तो हमारा फोर्स ही है, ये एक कांस्टेंट वैल्यू है, एक नियतांक है जिसका नाम सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक होता है। अब ये इक्वेशन देकर के आपसे प्रश्न पूछ सकता है, ये स्टेटमेंट देकर के क्वेश्चन पूछ सकता है, आपको कुछ भी पूछा जा सकता है, बस ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक, ये पूरी चीजें ध्यान रखनी है। चलिए, अब यहां पर कंफ्यूजन वाली बात क्या आती है कि गुरुत्वीय त्वरण और गुरुत्वाकर्षण में अंतर हमको थोड़ा सा पता होना चाहिए। ठीक है, क्या? ये चीज पहले देख लो, गुरुत्वाकर्षण और गुरुत्व, ग्रेविटेशन और ग्रेविटी दो अलग अलग चीजें हैं, फिर उसको देखते हैं। ग्रेविटेशन और ग्रेविटी में अंतर है, गुरुत्वाकर्षण और गुरुत्व में अंतर है। गुरुत्वाकर्षण बल है और गुरुत्व भी बल है, समझिएगा। गुरुत्वाकर्षण की जब बात आएगी तो बात होगा पूरे यूनिवर्स की, ब्रह्मांड की। ब्रह्मांड के दो बड़े पिंडों की जब बात होगी तो गुरुत्वाकर्षण बल आएगा। ब्रह्मांड में दो पिंड एक दूसरे को आकर्षित करते हैं तो ये जो आकर्षण बल है गुरुत्वाकर्षण बल कहलाएगा। ब्रह्मांड में दो पिंड आपस में आकर्षण बल लगा रहे हैं, इसी को गुरुत्वाकर्षण बल कहेंगे। वहीं अगर दो पिंड ब्रह्मांड में, अगर एक पिंड पृथ्वी हो, अगर एक पिंड पृथ्वी हो और दूसरा पिंड उसके आसपास के कोई भी वस्तु हो, फिर से बोल रहा हूं, ब्रह्मांड के दो पिंडों की बात कर रहा है तो गुरुत्वाकर्षण, लेकिन वहीं दो पिंडों में एक पिंड अगर पृथ्वी है, एक पिंड पृथ्वी और दूसरा पिंड दूसरी वस्तु उसके आसपास की कोई वस्तु है, तो इनके बीच जो आकर्षण बल लगेगा इसे गुरुत्व बल कहेंगे, इसे कहेंगे गुरुत्व बल। क्लियर है? जैसे कि ये पेन मैंने छोड़ा तो ये क्या है? धरती की तरफ गिर रही है, मतलब पृथ्वी के केंद्र की ओर इसका आकर्षण है। तो पृथ्वी अपने आसपास के वस्तुओं को अपनी ओर खींच करके रखा है। यहां पर जो बल लग रहा है वह ग्रेविटी है, वह गुरुत्व बल है। वहीं पृथ्वी और चंद्रमा के बीच लगने वाला आकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल है। ठीक है, समझ में आया? तो इसे आप लोग को नोट कर लेना है कि ये दो पिंडों के बीच लगने वाला बल है। ये इनके गुरुत्व केंद्र की ओर इनकी दिशा होती है और यह बल आकर्षण प्रकृति का होता है, प्रतिकर्षण का नहीं होता है। स्टेटमेंट चेंज कर करके आपसे क्वेश्चन पूछेगा, तो आपको ये वाला लाइन याद रखना है। अगर कोई ग्रह, मतलब एक पृथ्वी हो, अपनी सतह पर या अपने आसपास स्थित पिंडों, वस्तुओं पर जो आकर्षण बल लगाता है उसे गुरुत्व बल कहते हैं। मुझे आशा है कि आज आपको गुरुत्वाकर्षण और गुरुत्व बल में अंतर समझ में आ गया, अंतर समझ में आ गया होगा। गुरुत्व बल को हम लोग क्या डिनोट करते हैं? यहां पर हम लोग जो F = ma लिखते हैं, वहां पर a जो है ये है
क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। क्या है? एक्सेलरेशन। और F क्या है? फोर्स। और M क्या है? मास। मतलब ये बल है, ये द्रव्यमान है, और ये त्वरण है। त्वरण है। अगर त्वरण क्या हो? त्वरण गुरुत्वीय त्वरण हो, मतलब स्मॉल जी हो। ए की वैल्यू हमने अगर फिक्स कर दी, ए इज इक्वल टू जी कर दिया, जिसका मान होता है 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अगर ये हुआ तो हम बोलेंगे F इज इक्वल टू एम जी, और यही बल गुरुत्व बल कहलाएगा। और अगर गुरुत्वाकर्षण बल की बात करेंगे तो F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ये वाला बल क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल। ये वाला बल क्या है? गुरुत्व बल। यहां स्मॉल जी 9.81, यहां कैपिटल जी 6.67 इंटू 10 की पावर -11। ये एक नियतांक है और यह एक गुरुत्वीय त्वरण है। त्वरण है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। गुरुत्वीय त्वरण है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ठीक, इतना नोट कर लीजिए। अब यहां पर मैंने आपको बताया था गुरुत्वीय त्वरण, मैंने अभी दिखाया था, इसको भी नोट कर लो। गुरुत्वीय त्वरण क्या कहलाता है? गुरुत्वाकर्षण गुरुत्व बल में हमने अंतर देख लिया। गुरुत्वीय त्वरण क्या है? पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को केंद्र की ओर आकर्षित करती है, अतः गिरने वाली वस्तु के ऊपर एक बल कार्य करता है, जिससे कि वस्तु का वेग बढ़ने लगता है। एक एक्सेलरेशन नॉर्मल क्या होता है? जब किसी वस्तु में वेग में वृद्धि हो या घटोत्कच हो, वेग में परिवर्तन हो, तो वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। ठीक है, जो भी स्पीड है, वेलोसिटी है, उसमें जो रेट ऑफ चेंज ऑफ होगा वही क्या कहलाएगा? एक्सेलरेशन। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। जो भी यहां पर वेलोसिटी है, यहां वेग है, वेग में परिवर्तन होगा, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो यहां पर अगर पृथ्वी के केंद्र की ओर कोई वस्तु गिर रही है तो उसके भी वेग में परिवर्तन होगा। मतलब यहां पर वस्तु का वेग 0 है। अगर यहां पर वस्तु का वेग, ये हमने पृथ्वी बना दिया, इस वस्तु को गिरा रहे हैं, यहां पर वेग क्या है? 0। जैसे ही नीचे गिरेगा इसका वेग जो है, वेलोसिटी बढ़ता जाएगा। तो ये जो बढ़ रहा है मान में, ये क्या कर रहा है? वृद्धि कर रहा है। तो वेग में परिवर्तन हो रहा है समय के साथ, तो इसी को हम लोग बोलेंगे एक्सेलरेशन। और ये गुरुत्वीय एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा, गुरुत्वीय त्वरण होगा। इस तरीके से इसे नोट कर लीजिए, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन कहते हैं। इस प्रकार गुरुत्व के अधीन स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु में उत्पन्न त्वरण को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। एक लाइन में कि स्वतंत्रता पूर्वक कोई वस्तु गिर रही है तो उस पर जो एक्सेलरेशन लगेगा, उस पर जो त्वरण लगेगा, वह गुरुत्वीय त्वरण होगा या फिर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा। इतनी बात याद रखनी है, क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है। गुरुत्वीय त्वरण को स्मॉल जी से प्रदर्शित करते हैं। मान जो है 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। SI मात्रक अगर देखेंगे तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। यह एक सदिश राशि है जिसकी दिशा सदैव पृथ्वी के केंद्र के अनुदिश होती है। ये सारे पॉइंट्स याद कर लेंगे। ठीक, इतना आपको गुरुत्वाकर्षण में याद रखना है, इसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा। ठीक, तो हमने 2 नियम पढ़ लिए, एक तो महाविस्फोट का सिद्धांत और एक गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत। हमारा आज का अगला देखते हैं, तीसरा क्या है? पलायन वेग, स्केप वेलोसिटी। क्या? पलायन वेग, स्केप वेलोसिटी क्या होती है? तो यहां पर आपको समझना है, आपको मैंने बताया कि पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों ओर क्या है? चारों ओर एक इसका आवरण है। आवरण, उस आवरण को हमने बोल दिया, गैसों के आवरण को, एटमॉस्फियर। एटमॉस्फियर, ये एटमॉस्फियर क्या है? वातावरण, गैसों से बना हुआ है। इसको भी हमने 5 लेयर में डिवाइड कर रखा है। ठीक है, तो इसके भीतर अगर कोई भी वस्तु होगी बड़ी मास वाली, तो वह गिरेगी पृथ्वी के केंद्र के अनुदिश। कुछ भी हो, आप कुछ भी हो, आप फेंको, आपके हाथ में मोबाइल है, उसको फेंको, देखना वो क्या होगा? वो केंद्र के अनुदिश गिरेगी। तो आपको ये चीज समझ में आना होगा, आना है क्या?
कि पृथ्वी के आसपास जितने भी पिंड हैं, मैंने अभी बताया, उन पिंड पर पृथ्वी आकर्षण बल लगा रही है, जिसे गुरुत्व बल कह रहे हैं, ग्रेविटी बोल रहे हैं। तो वह जो बल लग रहा है, खिंचाव जो हो रहा है, इस खिंचाव के क्या करना है, विपरीत दिशा में हमको बल लगाना है, ताकि कोई पिंड इसके वातावरण से बाहर निकल जाए, ताकि कोई भी पिंड इसके वातावरण से, या यूं कहें इसके गुरुत्वीय आवरण से बाहर निकल जाए, तो हम बोलेंगे उसको हमको कुछ ना कुछ वेलोसिटी, वेग देना पड़ेगा। आप फेंक करके देखो, कोई भी वस्तु या पत्थर फेंकते हो, वो वापस गिर जाती है। और तेज वेलोसिटी दो तो वो थोड़ा और ऊपर जाएगी और वापस आ जाएगी। और ज्यादा तेज फेंकोगे तो वो थोड़ा और ऊपर जाएगी, देन वापस गिरेगी। ऐसे ही करते जाओगे तो एक वेलोसिटी, मिनिमम वेलोसिटी आएगा, एक मिनिमम वेग आएगा, न्यूनतम वेग आएगा, न्यूनतम वेग आएगा। जब वह पत्थर या वह वस्तु, आपका मोबाइल, ऊपर जाएगा तो कभी नीचे आएगा ही नहीं। तो उस न्यूनतम वेग को पलायन वेग कहते हैं, स्केप वेलोसिटी कहते हैं। फिर से समझना, क्या पलायन वेग वह न्यूनतम वेग है जिससे फेंके जाने पर कोई वस्तु पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से पलायन कर जाए, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से पलायन कर जाए। ये पृथ्वी दिख रही है, ये इसका गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र है। जैसे कि चुंबक आप देखते हो, मैग्नेट, मैग्नेट का एक नॉर्थ पोल, एक साउथ पोल होता है। अगर आप रॉड को लेकर के आओ या दूसरा मैग्नेट लाओ तो इतनी दूर रहेगा तो अट्रैक्शन नहीं आएगा, अट्रैक्शन या रिपल्सन नहीं होगा। लेकिन अगर आप यहां तक लाते हो, इसको पास लाते जाओ, तो इसमें कुछ ना कुछ हलचल दिखना चालू होगा, अट्रैक्शन फील होना चालू होगा। मतलब इसका कुछ ना कुछ एक क्षेत्र होगा जिसको हम लोग चुंबकीय क्षेत्र बोलते हैं। इस क्षेत्र के बाहर अगर कोई भी मैग्नेट या फिर कोई भी आयरन की वस्तु होगी तो वो उसको आकर्षित या प्रतिकर्षित नहीं करेगा, परंतु इस क्षेत्र के अंदर लाते से ही वो क्या करेगा, बल का अनुभव करेगा, जिसको हम लोग बोलेंगे चुंबकीय बल। वैसे ही यहां पृथ्वी के चारों तरफ गुरुत्वीय क्षेत्र है। इस क्षेत्र के अंदर कोई वस्तु होगा तो वह पृथ्वी की ओर गिर जाएगा, और अगर गलती से इसके बाहर निकल गया तो ये वस्तु अब वापस यहां पर नहीं आ पाएगा। तो इसको यहां से बाहर निकालने के लिए एक न्यूनतम वेलोसिटी देनी पड़ेगी। इसी को हम लोग एस्केप वेलोसिटी, पलायन वेग कहते हैं। ठीक, इसका जो मान होता है वह पृथ्वी पर कितना होता है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। अगर आप अपने मोबाइल को 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से फेंक दो, मतलब एक सेकेंड में 11.2 किलोमीटर की दूरी वो तय कर जाए, इतनी वेलोसिटी से अगर किसी वस्तु को फेंकते हो तो वो पृथ्वी के गुरुत्वीय आवरण से बाहर निकल जाएगा और वापस कभी नहीं आएगा। इसी को पलायन वेग कहते हैं। जो रॉकेट वगैरह हमारा प्रक्षेपण किया जाता है, उनकी वेलोसिटी इस वेलोसिटी से ज्यादा रखी जाती है। तो आपको यहाँ प्रश्न देखो कैसे मैंने तुरंत ऐड कर दिया, लिंक कर दिया कि जो अंतरिक्ष में हमारे उपग्रह वगैरह भेजे जाते हैं तो उनको एक वेलोसिटी दी जाती होगी, पलायन वेग दिया गया होगा। उसका जो मान है वह 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड के बराबर या इससे ज्यादा होगा। इसके बराबर या कम हुआ तो गिर जाएगा। ठीक है, तो इस मान को याद कर लिए, पलायन वेग समझ में आ गया है ना। ये देखो एस्केप वेलोसिटी, ये वापस अब नहीं कर पाएगा, इसको ग्रेविटेशनल पुल मिल रहा था बार बार। ठीक, इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एस्केप वेलोसिटी इज इक्वल टू √2gr। आपको ये पूरा डिराइव नहीं करना है, बस सीधा याद कर लो √2gr, जहां पर g जो है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है और जो कैपिटल R है ये पृथ्वी की त्रिज्या है, रेडियस ऑफ अर्थ है। पृथ्वी की त्रिज्या है, रेडियस ऑफ अर्थ है, इसे नोट कर लो। पलायन वेग का मान अलग अलग ग्रहों पर अलग अलग होगा। जैसे कि चंद्रमा पर पलायन वेग का मान अलग है, क्योंकि उसका जो आवरण है वह कम है पृथ्वी से और उसका द्रव्यमान भी कम है, इसलिए वहां पर जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है, मतलब g की वैल्यू, वो पृथ्वी के g के वैल्यू से कितना होता है, 6 गुना कम होता है। ठीक,
ये मान लेते हैं चंद्रमा पर जी की वैल्यू है और पृथ्वी की जी की वैल्यू से 6 गुना कम होता है। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक, नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं न्यूटन की गति का नियम, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, क्या बोल रहा है न्यूटन की गति का नियम, देखो एक बार। सबसे पहले ये क्या है, गति का नियम, लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन के जो प्रतिपादक हैं वो कौन है, न्यूटन है। गुरुत्वाकर्षण के नियम के प्रतिपादक कौन है, न्यूटन है। महाविस्फोट सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो जॉर्ज लेमेंत्रे हैं। ये सब हमको याद रखना है। अब यहां पर गति का नियम न्यूटन ने दिया, क्लियर, याद हो गया। अब गति के 3 नियम हैं, उन तीनों नियम को हमको अच्छे से समझना है, क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, यहां से प्रश्न जरूर पूछा जाता है। ठीक है, तो 3 नियम, गति के 3 नियम हैं, उन 3 नियम को एक एक करके रट लो। पहला नियम, दूसरा नियम, तीसरा नियम। पहला नियम कहलाता है जड़त्व का नियम, लॉज ऑफ इनर्शिया, लॉज ऑफ इनर्शिया। दूसरा नियम कहलाता है संवेग का नियम, लॉज ऑफ मोमेंटम। कभी अगर फोर्स दे दे, बल दे दे, तो आपको सेकंड पे लगाना है, अगर दे तब, अदरवाइज। जो हमारा गति का दूसरा नियम है वह संवेग का नियम है, लॉज ऑफ मोमेंटम है। और जो गति का तृतीय नियम है वह है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, एक्शन रिएक्शन लॉ। ये तीनों नियम हमको याद रखना है। सबसे पहले बात करेंगे जड़त्व का। सबसे पहले गति क्या कहलाती है वो चीज समझो। समय के साथ किसी वस्तु के सापेक्ष क्या हो रहा है, दूसरी वस्तु गति करेगी, मतलब मोशन में आएगी। मतलब अगर एक पिंड यहां रखा है और दूसरा पिंड भी यहां रखा है, तो इनके बीच में कोई मोशन नहीं हो रहा है, गति नहीं हो रहा है, वह वस्तु हिल भी नहीं रही है। परंतु अगर बात करेंगे यह वस्तु थोड़ा सा हिल के यहां से यहां पहुंच जाए, तो बोलेंगे इस वस्तु के सापेक्ष इसका कुछ न कुछ वेग आया, या यह वस्तु कुछ न कुछ मोशन में आई, गति की। ठीक, तो हमेशा गति जो है वो सापेक्षता का सिद्धांत क्या करेगा, पालन करेगा। हम लोग पढ़ेंगे सापेक्षता का सिद्धांत भी। ठीक है, तो यहां पर आप देखो, समय के साथ किसी वस्तु के सापेक्ष किसी निकाय की स्थिति या स्थान में होने वाले परिवर्तन को गति, मोशन कहते हैं। मतलब यहां पर इसके सापेक्ष ये वस्तु क्या की, अपने स्थिति में परिवर्तन की, जिसको हमने गति नाम दे दिया। जैसे कि पृथ्वी जो है सूर्य के सापेक्ष गति कर रही है, रोटेट कर रही है। ठीक, जैसे कि मैं यहां पर अगर चल फिर रहा हूं, आप लोग बैठ के मोबाइल में देख रहे हो, तो आप लोगों के सापेक्ष, तो इसको हम लोग बोलेंगे पृथ्वी के सापेक्ष। ठीक है, हर एक वस्तु किसी न किसी वस्तु के सापेक्ष गति कर रही है। ठीक, तो इसे आपको समझना है। पृथ्वी भी मोशन में है, ये रुकी हुई नहीं है, तो हम लोग का मोशन पृथ्वी के सापेक्ष तो हो ही रहा है। साथ ही साथ अगर हम ब्रह्मांड से देखें, पृथ्वी के बाहर से देखें, तो पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर लगा रही है, जिसको हम लोग बोलेंगे सूर्य के सापेक्ष पूरी पृथ्वी घूम रही है, गति कर रही है। ठीक है, अब गति के 3 नियम में जड़त्व का नियम समझते हैं, संवेग का नियम समझते हैं और क्रिया प्रतिक्रिया का नियम समझते हैं। लॉज ऑफ इनर्शिया, लॉज ऑफ मोमेंटम, लॉज ऑफ एक्शन रिएक्शन लॉ। ठीक, एक्शन रिएक्शन लॉ। चलिए एक एक करके समझते हैं। पहला, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, जड़त्व का नियम। जड़त्व का नियम अच्छे से समझना। सबसे पहले तो हम लोग जड़त्व को समझने से पहले इस नियम को समझ लेते हैं। इस नियम के अनुसार कोई भी वस्तु अगर स्थिर है तो वह स्थिर बनी रहेगी। मतलब अगर वो रेस्ट कंडीशन में है तो वो रेस्ट में बनी रहेगी, और अगर वह मूव कर रही है, गतिशील है, तो वह गतिशील रहेगी। ये तब तक होगा जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए, कोई बाहरी बल उस पर आरोपित ना किया जाए।
फिर से समझना, कोई वस्तु गतिशील है या स्थिर है तो वह गतिशील वाली वस्तु गतिशील बनी रहेगी, स्थिर वाली वस्तु स्थिर रहेगी तब तक जब तक कि उस पर कोई भी एक्सटर्नल बल, एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। ये नियम कहलाता है गति का प्रथम नियम, गति का प्रथम नियम, जिसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। ठीक है, अब यहां पर समझो उदाहरण कि वस्तु जो है रेस्ट वाली, वो रेस्ट में बने रहने की अपने कोशिश में है, इसीलिए बोल रहे हैं कि वो अपने अपने स्थिति का परिवर्तन करने से विरोध करेगी, अपने स्थिति के परिवर्तन करने से विरोध करेगी कि मुझे रेस्ट में रहना है, मैं को छेड़ो मत। और जो गतिशील है वो बोलेगी मैं गतिशील रहना चाहती हूं, मुझे छेड़ो मत। जैसे कि अगर हम लोग बात करते हैं बस के अचानक चलने पर, पहले क्या है, मान लेते हैं, इमेजिन करना, बस क्या है, बस रुकी हुई है, ड्राइवर भैया अपना बैठे हैं और हम लोग क्या हैं, बस में सवार हैं। अब ड्राइवर ने क्या किया, बस को ऑन किया, जैसे ही उन्होंने एक्सेलरेट किया बस को, तो हम लोग क्या हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं, पीछे गिरते हैं, हम लोग पीछे गिरते हैं। क्यों गिरते हैं? और अगर मान लो बस गतिशील है, ब्रेक लगाते हैं तो हम आगे गिरते हैं। ये क्यों हुआ? ये गति के प्रथम नियम से हुआ, समझिएगा। अब यहां पर मेरे बॉडी का दो पार्ट कर लो, एक तो कमर के ऊपर का पहला पार्ट, कमर के नीचे का दूसरा पार्ट, लोअर पोर्शन अपर पोर्शन। जो हमारा लोअर पोर्शन है वह बस के कांटेक्ट में है क्योंकि हम बैठे हैं, और जो अपर पोर्शन है ये फ्री है, बस में फ्री है, बस रुकी हुई है। मान लो जैसे ही बस आगे बढ़ी, ये जो फ्री है ये हमारा ऊपर वाला, और पूरा बॉडी क्या है, स्थिर है, रेस्ट में है। तो कोई वस्तु रेस्ट में तो रेस्ट में बनी रहेगी। जैसे ही भैया आगे बढ़ाए, ये वाली ऊपर वाली वस्तु रेस्ट में रहने की कोशिश की, जैसे ही बढ़ा ये यहीं पे रहने की कोशिश की, और लोअर पोर्शन कांटेक्ट में होने की वजह से आगे बढ़ जाएगा, और ये वाला बॉडी यहीं रुका रहेगा जिससे कि पीछे गिरेंगे। ये बॉडी स्थिर बने रहने का प्रयास करेगा जिससे कि वहीं पे रुका रहेगा, वहीं पर, और ये बस तो आगे चली गई, बॉडी यहीं पे रुकी रही। वैसे ही अगर बॉडी रुकी हुई है या फिर रुकी हुई है तो आगे हम लोग बढ़ने पे पीछे गिर रहे हैं, लेकिन अगर हमारे बस को रोका हमारे ड्राइवर ने तो बॉडी आगे की तरफ गिरेगी, क्योंकि पूरा का पूरा बॉडी बस के साथ आगे जा रहा है, लोअर पोर्शन कांटेक्ट में है तो वो मोशन में है। जैसे ही ब्रेक मारा, ऊपर वाला हिस्सा मोशन में रहने की कोशिश करेगा जिसकी वजह से वो गिर जाएगा। जैसे ब्रेक मारा, बॉडी आगे की तरफ झुक जाएगी। ये चीज होता है, मतलब अपने अवस्था का परिवर्तन करने से विरोध, इसको बोलते हैं जड़त्व। तो जड़त्व भी समझ में आ गया कि कोई बाहरी बल नहीं लगाया जाएगा, इसे ही जड़त्व नियम कहते हैं। तो यहाँ पर बस के अचानक चलने पर यात्रियों का पीछे की ओर गिरना या ब्रेक लगाने पर आगे की ओर झुकना, ये दोनों कारण है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को या जड़त्व का नियम। चलती ट्रेन से कूदने पर व्यक्ति आगे की ओर रेलगाड़ी की दिशा में गिरने लगता है। जब आप बस से कूदते हो या रेलगाड़ी से, तो जिस दिशा में बस या ट्रेन जा रही है आपको उसकी दिशा में दौड़ लगाना पड़ता है, अगर नहीं लगाते हो तो धाड़ से गिर जाते हो। क्यों? गति का प्रथम नियम, जो बस वाला मैंने अभी एग्जाम्पल समझाया वही वाला। लंबी कूद के धावक लंबी कूद से पहले कुछ दूरी तक दौड़ते हैं, मतलब लंबी कूद करना है तो हमको पहले मोशन में आना पड़ता है ताकि हम और ज्यादा जंप मार सकें। कंबल को छड़ी से पीटने पर, झटकने पर धूल के कण गिरने लगते हैं। अब क्या होता है, कंबल को हम लोग पीटते हैं डंडे से तो धूल के कण गिर जाते हैं। समझना, धूल के कण में क्या है, यहां पर समझना, धूल के कण में क्या है, मांस है। जैसे ही अब धूल के कण क्या, कंबल के साथ चिपके हुए हैं, हमने मारा डंडा धाड़ से तो धूल के कण क्या हुआ, यहीं पर रुक गया और कंबल नीचे आ गया, तो वो क्या हुआ, अपने ही अवस्था में बने रहने का प्रयास किया रेस्ट में, लेकिन कंबल तो मोशन में आ गया तो वो निकल गया, फटाक से कंबल से बाहर हो गया। ये कारण होता है कि जब हम कंबल को पीटते हैं छड़ी से, आप देखे होंगे रजाई वगैरह बनाई जाती है तो डंडे से पीट पीट करके बनाई जाती है, ठीक है। तो धूल के कण जो हैं इसमें से गिरने लगते हैं। कंबल वगैरह धोना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए डंडे से पीट के झाड़ा जाता है, ठीक। कालीन वगैरह क्या है, इसी तरीके से डंडे से पीट के उसमें से पार्टिकल्स को निकाला जाता है, ठीक। क्यों? क्योंकि इन धूल के कणों में क्या है, मांस है, और जहां मांस होगा वहां पर जड़त्व होगा, जहां मांस होगा वहां जड़त्व होगा, वहां पर
इनर्शिया होगा। अब समझेंगे इनर्शिया क्या है, जड़त्व। इनर्शिया क्या है, जड़त्व क्या है इसी में, क्योंकि यहां पर फर्स्ट लॉ को ही समझ रहे हैं। जड़त्व की माप मतलब द्रव्यमान, मतलब जहां मास होगा वहां जड़त्व होगा, वहां इनर्शिया होगा। जड़त्व का अभिप्राय क्या है, प्रश्न बनेगा। तो अवस्था परिवर्तन के प्रति विरोध, बार बार मैं बोल रहा था कि अपनी जो स्थिति है उसका परिवर्तन करने से वो विरोध कर रहा है वस्तु, इस विरोध को ही हम लोग जड़त्व कहते हैं, है ना। और इस नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं। ठीक, किसी बाह्य बल की अनुपस्थिति में वस्तु अपनी अवस्था को बनाए रखने का गुण जो है उसी को जड़त्व कहते हैं। वह अपनी अवस्था को बनाए रखने का प्रयास करेगा, अगर स्थिर है तो स्थिर, गतिशील है तो गतिशील, जब तक कि उस पर बाहरी बल ना लगे। तो यहां पर बोल रहा है बाह्य बल की अनुपस्थिति में वस्तु अपनी स्थिति को बनाए रखने का प्रयास करेगा, इसी को हम लोग बोलेंगे जड़त्व का नियम। ठीक है, तो जहां पर अगर माप पूछेगा, जड़त्व को मापेंगे कैसे, तो द्रव्यमान, जितना ज्यादा द्रव्यमान उतना ज्यादा जड़त्व, जितना ज्यादा द्रव्यमान उतना ज्यादा जड़त्व। एग्जाम्पल से समझो, ये चीज इसमें आप देख पा रहे हो, इसमें मास है, एक को हमने उठाया छोड़ा तो ये इसको मोशन में लाया और ये वाला इसको मोशन में लाया, मतलब ये कंटिन्यू मोशन में रहेंगे, गतिशील रहेंगे, ये अपने आप नहीं रुकेंगे। ठीक, क्यों, क्योंकि इनके पास मास है और ये कंटिन्यूअसली मोशन में है। अगर आप कॉइन को लुढ़काते हो तो वो क्या है, लुढ़कता चला जाता है। तो आप बोलोगे सर कुछ देर के बाद तो वो गिर जाता है, आपने बोला था गतिशील वस्तु होगी तो वो गतिशील बनी रहेगी, अपने आप तो रुकेगी नहीं। तो साथियों उस पर बाह्य बल लग रहा है। कौन कौन से बाह्य बल लग रहे हैं, एक तो घर्षण लग रहा है और एक वायु जो है ड्रैग लग रहा है, जो एयर ड्रैग होता है वो लग रहा है। तो कई तरीके से हमारी पृथ्वी पर कोई भी वस्तु स्थिर है या गतिशील है तो उस पर एक्सटर्नल फोर्स भी लग रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल भी लग रहा है, गुरुत्व बल भी लग रहा है, जिसकी वजह से वह चलती हुई वस्तु रुक भी जाएगा, है ना। तो इस तरीके से आपको समझना है, ये सब क्या है, एग्जाम्पल हो गए किसके, जड़त्व के नियम के। तो जड़त्व वस्तु के द्रव्यमान के समानुपाती होता है, इसे याद रखो, जितना ज्यादा द्रव्यमान होगा जड़त्व उतना ज्यादा होगा। अब गन्ने का रस, गर्मी आ गया है, गन्ने का रस पीते हो, आप देखे होगे वो हत्था घुमाता है तो उसका जो द्रव्यमान है वो एक चक्री के चारों तरफ होता है। जितना ज्यादा वो बड़ा चक्री होगा उतना कम बल लगाना पड़ता है, एक बार हमने लगा दिया उसके बाद वो अपने आप रोटेट होता है। क्यों, क्योंकि द्रव्यमान ज्यादा है तो जड़त्व ज्यादा लग रहा है, वह मोशन में रहने का प्रयास करता रहेगा। ठीक, और जूस निकाल के दे देगा। एक एग्जाम्पल देखो यहां पर, क्या है एग्जाम्पल, ये है हमारा क्वाइन। क्वाइन को हमने एक क्या है गत्ते के ऊपर रख रखा है, ग्लास, खाली ग्लास के ऊपर। हमने इस गत्ते को झटके से खींचा तो क्वाइन जो है वो हमारे साथ ना आकर के अपनी स्थिति, इसकी स्थिति क्या है, ये रेस्ट में है, तो रेस्ट में बने रहने का प्रयास करेगा तो वहीं पर क्या होगा, ये इस ग्लास में गिर जाएगा, ये इस ग्लास में गिर जाएगा। क्यों, क्योंकि इसके पास कुछ मास है और अपनी अवस्था का परिवर्तन करने से विरोध करेगा, इसी को जड़त्व का नियम कहते हैं। और यहां पर जो मैंने बाइक वाला और कार वाला और बस वाला एग्जाम्पल बताया कि अगर वो चलती हुई बस है, रोकेगा तो आगे, अगर रुकी हुई है चलाएंगे तो पीछे, ये गिर रहा है तो अवस्था का परिवर्तन का विरोध कर रहा है। ठीक, दोनों नोट कर लोगे। तो जड़त्व दो प्रकार के हैं, एक विराम का जड़त्व, एक गति का जड़त्व। विराम का जो जड़त्व है वो ये वाला एग्जांपल हो गया कि रेस्ट वाला जो है वस्तु रेस्ट में रहने का प्रयास करेगा, वो विराम का जड़त्व हो गया। और जो वस्तु गतिशील है वो गतिशील रहने का प्रयास करेगा, मतलब अपनी अवस्था का परिवर्तन का विरोध करेगा, वो गतिशील होगा, गति का जड़त्व कहलाएगा। इसे भी नोट कर लीजिए। अब बात करते हैं गति के द्वितीय नियम का, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। फटाफट देखते हैं क्या है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्लियर है, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन किसके द्वारा दिया गया, न्यूटन के द्वारा। तो तीनों नियम न्यूटन के द्वारा, कोई प्रतिपादक में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं इस नियम की। तो किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती होता है तथा समान दिशा में घटित होता है, इसे हमको समझना है। ठीक है, गति का द्वितीय नियम जिसको हम लोग संवेग का नियम भी कहते हैं, ये हमको याद रखना है। लॉ ऑफ मोमेंटम, संवेग का नियम। ठीक, लॉ ऑफ मोमेंटम। अगर कोई वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर होगी,
एग्जाम्पल समझते हैं तो स्टेटमेंट क्लियर समझ में आएगी। अभी आईपीएल चल रहा है तो आप लोगों ने कैच करते हुए देखा होगा, तरह तरह के खिलाड़ियों को तरह तरह तरीके से। खिलाड़ी आते हैं, कैच करते हैं तो हाथों को अपने पीछे की ओर करते हैं, हाथों को पीछे की ओर करते हैं या फिर यूं करते हैं, समझ गए? तो इसमें क्या हो रहा है, यहां पर जो बॉल आ रही है उनकी तरफ, उस बॉल में क्या हो रहा है, उसके संवेग में परिवर्तन हो रही है। संवेग में परिवर्तन हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, समय के साथ उसके संवेग में परिवर्तन हो रहा है। तो जितना ज्यादा संवेग में परिवर्तन होगा वो समानुपाती होगा फोर्स के। संवेग में परिवर्तन की जो दर है वो समानुपाती होगा किसके? बल के। तो ये जो संवेग में परिवर्तन है, ये जो बल है ये संवेग में परिवर्तन की दर के समानुपाती है। मतलब संवेग होता है p, इसके संवेग में परिवर्तन की जो दर है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ये चीज बोल रहा है। मतलब कैच करेंगे ना जब, तो क्या होगा, आपने समय ज्यादा दिया, समय ज्यादा दिया तो बल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिसकी वजह से हमें चोट कम लगेगा, जिसकी वजह से हमें चोट कम लगेगा। ठीक है, तो यहां पर आपको समझना क्या है कि बल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, समानुपाती है संवेग में परिवर्तन की दर के। और इसको जब हम लोग खोल के सॉल्व करेंगे तो F इज इक्वल टू ma आएगा। और इस फॉर्मूले को ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जो अपने जीवन काल में ना देखा हो एक बार। ठीक है, एक बार जरूर आपने इसे पढ़ा होगा। F इज इक्वल टू ma, यहां पर ये बल है, m जो है ये मास है, द्रव्यमान है, ठीक, और a जो है ये त्वरण है, एक्सेलरेशन है। ये सारी चीजें आपको समझ के रखनी है। तो संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले बल के समानुपाती होता है। मतलब जितना ज्यादा आपका संवेग में परिवर्तन होगा बल उतना ज्यादा होगा, इसीलिए समय ज्यादा लगा दो तो बल कम लगेगा। मतलब समय ज्यादा लगा दो तो ये वाला पूरा का पूरा जो संवेग में परिवर्तन की दर है ये कम हो जाएगा, जिससे कि चोट हमें कम लगेगा। ठीक, ऐसे ही फुटबॉल कैच करो, कुछ भी करो, ये चीज आपको याद रखनी है। एग्जाम्पल जरूर याद रखो, किसी साइकिल के पहिया पर जितना अधिक बल लगाया जाएगा पहिए की घूमने की गति उतनी ही तेज हो जाएगी। मतलब आप लोगों ने वो टायर चलाया होगा, नहीं चलाया है, कोई बात नहीं, अगर आप किसी पहिए में जितना ज्यादा बल लगाते हो वो पहिया उतना तेज घूमता है। ये क्यों हो रहा है कि बल जितना ज्यादा लगाया उसके संवेग में परिवर्तन की दर उतनी बढ़ गई। बल कम कर दो संवेग में परिवर्तन की दर कम हो जाएगी, या फिर समय बढ़ा दो तो भी बल कम हो जाएगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। क्रिकेट बॉल कैच करते समय खिलाड़ी अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है, ये एग्जाम्पल याद रखना है, गति का द्वितीय नियम क्लियर हो जाएगा। ठीक, गति का तृतीय नियम एक्शन रिएक्शन लॉ, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। गति के तृतीय नियम को थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ये भी नियम किसके द्वारा दिया गया, न्यूटन के द्वारा दिया गया। तो न्यूटन प्रतिपादक हो गए। अब ये क्या कहता है इसे समझिए, क्या है इसका दूसरा नाम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ठीक, प्रत्येक क्रिया के लिए एक समान और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। समझिएगा, आप कोई भी क्रिया कर रहे हो तो उसका प्रतिक्रिया होना लाजमी है। मतलब अगर आप एग्जाम्पल देके समझो, हाँ, अगर आप किसी को झापड़ मारते हो, ठीक, तो क्या होता है, उसको चोट लगती है। आपने क्या किया, एक्शन किया, और जितना अमाउंट का चोट उसको लगा है उतने ही अमाउंट का चोट आपके हाथों में भी लगा है। मतलब प्रतिक्रिया आई है उसके गालों से आपके हाथों में। अब आप बोलोगे सर चोट उसको लगी है मेरे को नहीं लगी है, मतलब प्रतिक्रिया बराबर नहीं हुआ है। ये क्रिया प्रतिक्रिया का नियम थर्ड लॉ बोलता है, और ये बोलता है जितना आपने एक्शन किया उतने ही अमाउंट का रिएक्शन होगा, उतने ही अमाउंट का रिएक्शन होगा। अगर आपको नहीं लगता है कि आपको चोट बराबर लगी है तो इसी हाथों से आप दीवार में मारो। आप दीवार में मारोगे, दीवार को चांटा मार के देखो, तो इस बार आपका एक्शन उसको कम लगा, रिएक्शन हाथों में ज्यादा लगा, ऐसा फील होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, दोनों बराबर है। चोट आपको लगी क्योंकि सामने वाला सॉलिड है, और यहां जब झापड़ मार रहे हो तो इसमें हाथ सॉलिड है उसके चिक्स के कंपेयर में, गालों के कंपेयर में। तो यहां पर क्या है, यहां पर बराबरी का अगर लड़ाई होगा तब समझ में आएगा क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। परंतु आप हमेशा याद रखो, लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन में
क्या हो रहा है, जितने भी अमाउंट का आपने एक्शन लगाया, क्रिया किया, उतने ही अमाउंट का विपरीत दिशा में, समान अमाउंट का विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया मिलेगा, रिएक्शन मिलेगा। इसी को एक्शन रिएक्शन बल कहते हैं, एक्शन रिएक्शन लॉ कहते हैं। प्रत्येक क्रिया के लिए एक समान और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। अब यहाँ स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बना दिए जाएंगे और आप हो जाओगे गुल। तो इसलिए सारी चीजों को समझ के चलना। उदाहरण, बंदूक से गोली छोड़ते समय पीछे की ओर झटका लगता है। हमको झटका लगता है जैसे ही गोली मारते हैं, क्योंकि हमने एक्शन आगे किया, रिएक्शन पीछे हुआ। जैसे कि धनुष बाण अगर चलाते हैं, तो धनुष चलाते हैं हम लोग, क्या करते हैं हम लोग, रस्सी को पीछे खींचते हैं। यहां पर हमने ये जो किया, ये एक्शन किया, मतलब क्रिया किया, और छोड़ दिया तो प्रतिक्रिया आगे मिल गया। तो एक्शन मिला पीछे, आगे एक्शन किया पीछे, रिएक्शन मिला आगे। बंदूक चलाते हैं तो एक्शन आगे, हमको मिला पीछे, हम पीछे गिरते हैं। वैसे ही अगर किसी नाव में बात करेंगे, नाव से अगर आप कूदते हो तो पैर यहां पर लगाते हो और कूद के आगे जंप करते हो, तो आपका क्या हुआ, एक्शन आगे की तरफ हुआ और आपके पैरों के द्वारा रिएक्शन पीछे मिलता है, जिसकी वजह से ये जो नाव है ये पीछे की ओर क्या कर जाता है, धक्का लग जाता है। ठीक, अगर एक रॉकेट की बात करें तो रॉकेट में यहां फ्यूल बर्न हो रहा है, फ्यूल बर्न होगा पीछे की तरफ और इसको मोशन मिलेगा आगे की तरफ, एक्शन का रिएक्शन मिल गया। तो इस तरीके से आपको ये एक्शन रिएक्शन के उदाहरण याद रखने हैं। तो अलग अलग गति के 3 नियम हो गए और तीनों नियम में उदाहरण अलग अलग हो गए, उससे संबंधित प्रश्न बनेंगे। ठीक, इसके अलावा कुएं से पानी भरते समय रस्सी टूटने पर व्यक्ति पीछे गिरता है। जब पानी भरते हो तो रस्सी टूटता है, तो आप क्या होता है, बाल्टी भरी हुई आगे गिर जाती है, आप पीछे गिरते हो, एक्शन का रिएक्शन मिल गया। ये सारे एग्जाम्पल याद रखना, रॉकेट का बढ़ना और बंदूक चलना, नाव से कूदना, ये सारे एग्जाम्पल हो गए गति के तृतीय नियम के, थर्ड लॉ ऑफ मोशन के। तो इस तरीके से हमारे गति के सारे नियम कंप्लीट हो गए। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब बात करते हैं आर्किमिडीज का सिद्धांत। आर्किमिडीज का सिद्धांत, तो आर्किमिडीज का सिद्धांत, आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहलाता है? आर्किमिडीज का सिद्धांत, आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार जब कोई भी ठोस वस्तु द्रव में डुबाई जाती है, या तो पूरी तरीके से या तो पार्शियली, ठीक है, अगर हम पूरी तरीके से डुबा दें या पार्शियली डुबाएं तो क्या होता है, उस पर एक बल आरोपित होता है। ठीक, उस पर एक बल आरोपित होता है, वह बल उत्प्लावन बल कहलाता है, वह बल उत्प्लावन बल कहलाता है। और इस नियम को आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज का सिद्धांत कहते हैं। समझिएगा प्रॉपरली। ठीक, एक ग्लास है, ग्लास में क्या है, पानी भरा हुआ है, जल से ये पूरी तरीके से फिल्ड है। आपने एक आइस क्यूब लिया और आइस क्यूब बड़ा सा ला करके इसमें डाल दिया। आपने क्या देखा, आपने देखा कि पानी क्या है, पूरा ग्लास भरा हुआ है पानी से। जैसे ही आइस क्यूब डाला, पानी जो है छलक के बाहर गिर गया। जैसे ही आइस क्यूब डाला, पानी छलक के बाहर निकल गया। मतलब, और आइस क्यूब क्या होगा, आइस क्यूब यहां पर तैरने लगेगा। इस तैरते हुए आइस क्यूब पर ऊपर की तरफ एक बल लग रहा होगा, ऊपर की तरफ एक बल लग रहा होगा। इसी बल को उत्प्लावन बल कहते हैं या बायंट फोर्स कहते हैं। इसी बल को उत्प्लावन बल या बायंट फोर्स कहते हैं। समझिएगा ये किसके बराबर है और क्यों हो रहा है, इसके कारण समझिएगा। सबसे पहले तो समझना है कि होता क्या है। तो बल लग रहा है किसी वस्तु पर, किसी वस्तु पर जो ऊपर की तरफ लगने वाला बल है, यह उत्प्लावन बल कहलाएगा। जैसे कि एक नाव है, नाव नदी में तैर रही है, तो क्या हो रहा है, यहां पर नीचे से जहाज का कुछ ना कुछ भार होगा, वह भार नीचे की तरफ लगेगा, mg वेट, और नीचे से बल लगेगा ऊपर की तरफ, तभी तो ये तैर पाएगा, तैरेगा, है ना। अगर यहां पर कोई भी बल क्या हो, ज्यादा हो जाए तो ये डूब जाएगा। अगर mg बल ज्यादा हो जाए, मास ज्यादा हो जाए तो डूब जाएगा। ठीक, तो ऊपर की तरफ क्या लग रहा है, एक फोर्स लग रहा है, जिसको हम लोग बोलेंगे उत्प्लावन बल लग रहा है। तो अब समझना क्या क्या चीजें हैं, क्यों हो रहा है ऐसा। तो जब कोई ठोस वस्तु किसी द्रव में डुबाई जाती है तो उस पर एक बल आरोपित होता है ना। और ये जो बल आरोपित हो रहा है, यह उस वस्तु के द्वारा जो यहाँ पर जल की मात्रा हटाई गई, हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। जितना वह वस्तु जल हटाएगा, उस जल
का कुछ ना कुछ भार होगा, कुछ ना कुछ वेट होगा, और जितना उसका वेट है हटाए गए द्रव का, उतना बल ऊपर की तरफ लगेगा। दैट्स कॉल्ड बायंट फोर्स। ठीक है, फिर से समझिएगा क्या है कि जो बल आरोपित हो रहा है ऊपर की तरफ, वो कितना हो रहा है, वो हटाए गए द्रव के भार के बराबर हो रहा है। इसे और अच्छा समझना है तो इस एग्जाम्पल से समझो। इस एग्जाम्पल से यहां पर क्या है, एक आपके पास कंटेनर है, कंटेनर में आपने 5 केजी का एक बाट डाला। जैसे ही आपने 5 केजी का बाट डाला, यहां से पानी ओवरफ्लो होकर के यहां पर आकर के फिल होगा। जब हमने इस पानी को मेजर किया, मापा, तो हमने देखा कि इसमें 2 केजी का पानी आया। समझना, यहां पर हमने 5 केजी का बाट इसमें डाल दिया। ये 5 केजी का बाट डाला तो नीचे इस 5 केजी के बाट को क्या है, नीचे से एक बल दिया गया। इस बाट को नीचे से बल दिया गया। वह बल कितना हुआ, जितना इसने पानी को विस्थापित किया, हटाया। इसने कितने पानी को हटाया, इसने 2 केजी के पानी को हटाया। जब इसमें मेजर किया तो ये 2 केजी था। तो हटाया गया जो द्रव है उसका जो वेट है उतना होता है बल जो ऊपर की तरफ लग रहा है। दैट्स कॉल्ड बायोंट फोर्स, उत्प्लावन बल। क्लियर है? और इसी बल की वजह से नाव जो है वो तैरती है। इसी बल की वजह से कोई वस्तु पानी में तैरता है। इस बॉल को अगर डाला तो नीचे इसका कुछ ना कुछ मास होगा। इस मास की वजह से नीचे ग्रेविटी बल लग रहा है, जिसको mg बोला हमने, या वेट बोल दिया हमने, w। इसके विपरीत दिशा में एक थ्रस्ट फोर्स मिला, इसे थ्रस्ट फोर्स को बायोंट फोर्स कहेंगे। इसी थ्रस्ट फोर्स को हम उत्प्लावन बल कहेंगे। ठीक, तो हटाए गए द्रव का भार उत्प्लावन बल के बराबर होता है। इसी को आर्किमिडीज का सिद्धांत कहते हैं। इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया किसने, आर्किमिडीज ने। इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया किसने, आर्किमिडीज ने। उदाहरण में आप बोलोगे जो नाव तैर रही है वह आर्किमिडीज प्रिंसिपल पर आधारित है। उस पर कौन सा बल लग रहा है, उत्प्लावन बल। नोट कर लीजिए। ठीक, आर्किमिडीज सिद्धांत के कुछ उपयोग हैं, अलग से नोट कर लो, और इसके कुछ ना कुछ उदाहरण होंगे जो कि उत्प्लावन बल के लगने की वजह से हो रहा है। तो इन दोनों को भी याद रखना है। अब एक चीज और, सर आपने तैरना बता दिया, तैरना कि उत्प्लावन बल लग रहा है। कोई जलयान किसी जलाशय में अगर तैर रहा है तो उस पर उत्प्लावन बल लग रहा है, मतलब नाव ने जितना पानी को हटाया है उसका कुछ ना कुछ वेट होगा, उतना वेट ऊपर लग रहा है, इस वजह से वो पानी में तैर पा रहा है। इसके अलावा एक चीज और होती है जिसका नाम है घनत्व, जिसका नाम है डेंसिटी। डेंसिटी को हम क्या बोलते हैं, बोलते हैं मास अपॉन वॉल्यूम। ये चीज आपको पता होगी, नहीं है तो जान जाओ। डेंसिटी की वजह से भी कोई वस्तु किसी वस्तु पर तैरती है। जैसे कि अगर पानी की बात करें, इस कंटेनर में पानी भरा है और आप ऊपर से तेल डाल दो तो वो तेल क्या होगा, इस पर तैरेगा। क्यों? क्योंकि पानी की जो डेंसिटी है वो इस तेल के डेंसिटी से ज्यादा है। तो ज्यादा डेंसिटी नीचे, कम डेंसिटी ऊपर। जिसकी डेंसिटी कम होगी वो ऊपर फ्लो करेगा, जिसकी डेंसिटी कम होगी वो ऊपर फ्लो करेगा। ठीक, मतलब घनत्व जिसका ज्यादा होगा वो नीचे, घनत्व जिसका कम होगा वो ऊपर। ये चीज समझ में आ गया। परंतु क्या होता है, परंतु एक क्वेश्चन बनता है कि सर लोहे की बनी एक कील जो है वो पानी में डूब जाती है, परंतु एक बड़ा जहाज उसी लोहे का बना, बड़ा जहाज इस पानी में तैरता है, तो सर कील का और इस जहाज का डेंसिटी जो है, घनत्व है, वो तो बराबर है। फिर इसमें क्यों ऐसा हो रहा है? तो यहां पर आर्किमिडीज प्रिंसिपल लग रहा है। यहां पर आर्किमिडीज प्रिंसिपल लग रहा है, आर्किमिडीज का सिद्धांत लग रहा है कि इस जहाज ने जितना पानी हटाया है उसके वेट के बराबर ऊपर एक थ्रस्ट फोर्स लग रहा है, जिसको हम लोग बायोंट फोर्स, उत्प्लावन बल कहते हैं। और इस सिद्धांत को आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज सिद्धांत कहते हैं। अब इसे नोट कर लो
क्या है इसका उपयोग? जलयानों पनडुब्बी के डिजाइन बनाने में, दुग्धमापी लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापने में। अब ये दूध की शुद्धता कैसे मापते हैं? ये डेंसिटी वाला सिस्टम, दूध जितना पुराना होगा दही के फॉर्म में बनना चालू होगा। दही और दूध में डेंसिटी जो होती है दही की ज्यादा होती है, डेंस होता है, और दूध का कम होता है। और दूध अगर शुद्धता नाप रहे हैं तो 4-5 दिन का जो दूध है और जो फर्स्ट डे का दूध है उनमें भी घनत्व में अंतर आ जाता है। क्यों? क्योंकि घनत्व धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है, और हम लोग इससे मेजर कर लेते हैं दुग्धमापी से ताकि शुद्धता माप सकें। आर्द्रता मापी जो हाइड्रोमीटर है उससे द्रवों का घनत्व ज्ञात करते हैं। तो इस तरीके से हम लोग उपयोग करते हैं किसका? हम लोग इस सिद्धांत का उपयोग करते हैं। अब उदाहरण फटाफट देख लो, याद कर लो कि बर्फ का पानी में तैरना, बर्फ का घनत्व पानी के, ये क्यों हो रहा है बर्फ का पानी में तैरना? आर्किमिडीज प्रिंसिपल। क्यों? क्योंकि बर्फ का जो घनत्व है पानी के घनत्व से कम होता है। अब समझ लो बर्फ सॉलिड है फिर भी पानी से उसका घनत्व कम हो रहा है और वो तैर रहा है, ठीक। और इसके अलावा लोहे की कील पानी में डूबना, ये क्यों डूब जा रही है? क्योंकि लोहे की कील क्या होती है? घनत्व ज्यादा होता है पानी से, इसलिए डूब जा रही है। लेकिन वहीं पर जहाज तैर रहा है क्योंकि उसके द्वारा जल ज्यादा मात्रा में हटाया जा रहा है, इस वजह से थ्रस्ट फोर्स ऊपर की ओर लग रहा है। तो ये सारी चीजें याद रखना। जहाज का पानी में चलना आर्किमिडीज प्रिंसिपल, कॉर्क का पानी में तैरना ये भी क्या कहलाता है? आर्किमिडीज प्रिंसिपल की वजह से, क्योंकि घनत्व पानी के घनत्व से, जो कॉर्क का होता है घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है। तो कॉर्क, कील, जहाज, बर्फ का पानी में तैरना, ये सारे के सारे एग्जाम्पल हो गए आर्किमिडीज प्रिंसिपल के, ठीक। अब बात करते हैं ओम के नियम का। क्या ओम का नियम क्या कहलाता है? तो ओम का नियम कहलाता है, किससे संबंधित है, कौन है इसके प्रतिपादक और क्या है इसके उदाहरण, इन सभी की जानकारी हम लोग एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले ओम का नियम किसने प्रतिपादित किया? तो ओम ने प्रतिपादित किया। साइंटिस्ट हैं ओम, इसलिए इसे ओम्स लॉ कहते हैं, ओम का नियम कहते हैं। क्लियर है बात? ठीक। अब बात करते हैं इस नियमानुसार यदि किसी चालक कंडक्टर की भौतिक अवस्था फिजिकल कंडीशन को बदले बिना उसमें अगर हम लोग धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके सिरों के बीच लगाए गए विभवांतर के समानुपाती होता है। मतलब इन्होंने कहा कि एक चालक है, ये क्या है? चालक है। चालक मतलब कंडक्टर। इस कंडक्टर में हमने क्या कर दिया? एक धारा प्रवाहित कर दी आई मात्रा की, ठीक। चालक मतलब जिसमें हम लोग धारा प्रवाहित कर सकें। चालक जैसे कि धातुओं से बना होता है, मेटल्स होते हैं ये, ठीक, जैसे कि एल्यूमिनियम, जैसे कि कॉपर, ठीक, एजी, सिल्वर या सोना, एयू, कुछ भी होगा, ये सब के सब क्या है? धातु हैं जो कि एक गुड कंडक्टर्स हैं, अच्छे चालक हैं। अच्छे चालक वे चालक होते हैं जिसमें धारा प्रवाहित हो सके इजिली, ठीक। तो यहां पर हमने धारा प्रवाहित किया एक अच्छे कंडक्टर में। कंडीशन क्या लगाया? कंडीशन लगाया उसकी फिजिकल कंडीशन में कोई चेंजेस ना हो, मतलब ताप में परिवर्तन ना हो, मतलब यांत्रिक विकृति में कोई परिवर्तन ना हो। तो इस कंडीशन में जो प्रवाहित धारा है, धारा आई, इस चालक के सिरों के विभवांतर के समानुपाती होता है। मतलब विभवांतर मतलब V और धारा मतलब I, मतलब धारा जो है वो समानुपाती होगा विभवांतर के। विभवांतर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, समानुपाती है धारा के, ठीक। किसी भी कंडक्टर में धारा I प्रवाहित कर रहे हैं तो यह धारा I उसके सिरों के बीच लगने वाले विभवांतर के समानुपाती होता है। इस नियम को ओम का नियम कहते हैं। सर धारा तो समझ में आ गया, करंट फ्लो हो रही है, विभवांतर क्या होता है? हमको विभवांतर बता दीजिए, ठीक। तो इसमें आप देखो, इसका एक सिरा इसके एक सिरा में करंट का फ्लो होने का मतलब होता है कि चार्ज फ्लो हो रही है। क्यों? विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब कुछ समय में आवेशों का प्रवाह। आवेश प्रवाह की दर धारा कहलाती है। फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल पर यूनिट टाइम इज नोन एज करंट। अब ये करंट क्या है? करंट मतलब चार्ज प्रवाहित होना। इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं? बह रहे हैं, धड़ाधड़ बह रहे हैं, इसी को बोलते हैं करंट फ्लो हो रहा है हमारे वायर्स में,
ठीक, अब इन वायर में क्या होगा, करंट तभी फ्लो कर पाएगा जब इसको कोई खींचने वाला होगा। तो जो खींचने की शक्ति है, करंट में मतलब चार्ज को, इस चार्ज को जितना ज्यादा खींचा जाएगा मतलब उसका विभवांतर उतना ज्यादा होगा। मतलब विभवांतर क्या होता है, किसी चार्ज पार्टिकल को उठा के लाने में जितना कार्य किया जाए वो उसका विभवांतर कहलाता है। वर्क डन अपॉन क्यू, चार्ज, जितना कार्य किया जाए किसी चार्ज पार्टिकल को, मान लेते हैं ये चार्ज पार्टिकल है, यहां से उठा के यहां पर लाना है तो इसको कार्य करना पड़ेगा, जितना कार्य करना पड़ेगा वो उसका विभवांतर कहलाता है। ठीक, तो यहां पर जो विभवांतर है वो समानुपाती होगा आई के, इतना याद रखो इस नियम के अनुसार। ठीक है, तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई के, जब हम प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं तो इसको हटाने के बाद एक कांस्टेंट वैल्यू आती है इक्वल के साथ। तो यहां पर एक कांस्टेंट वैल्यू आई जिसको हमने बोला आर, जिसको हमने नाम दिया आर, और ये आर कुछ और नहीं, ये एक प्रतिरोध है, ये एक रेजिस्टेंस है। ठीक, तो यहां से क्या मिला, V इज इक्वल टू आर आई, V इज इक्वल टू आर आई। अगर हमने V इज इक्वल टू आर आई में R की वैल्यू निकाली तो V मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो V अपॉन आई हो जाएगा प्रतिरोध के। ठीक, तो रेजिस्टेंस किसके इक्वल हो गया, V अपॉन आई के, विभवांतर अपॉन धारा के। ये चीज आपको याद रखनी है, यहां से भी प्रश्न बन सकता है। स्टेटमेंट याद रखनी है, ओम का नियम, ये आपको पूछा जा सकता है। किसने प्रतिपादित किया, ओम ने। चलिए, ये चालक का प्रतिरोध, प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोध होता है मतलब रोकने की क्षमता, रोधक मतलब किसी भी चालक का प्रतिरोध अगर ज्यादा है तो उसमें धारा प्रवाहित इजिली नहीं हो पाएगा, आसानी से करंट का फ्लो नहीं हो पाएगा, इसको हम लोग बोलेंगे प्रतिरोध आर। जैसे कि जो बैड कंडक्टर होते हैं, बुरे चालक होते हैं, उनका प्रतिरोध बहुत ज्यादा होता है। जो अर्धचालक होते हैं उनका प्रतिरोध चालक से ज्यादा और कुचालक से कम होता है। ठीक है, मेटलॉइड्स में क्या होती है, रेजिस्टेंस की वैल्यू इस कंडक्टर से ज्यादा और नॉन कंडक्टर से कम होती है। तो ये सारे पॉइंट्स याद रखोगे। ओम के नियम की विशेषता किसने दी, जॉर्ज साइमन ओम ने। कब दी, 1827 में, नोट कर लोगे। इसकी विशेषता क्या है, केवल धात्विक चालकों के लिए, धातु के लिए, मैंने अभी बताया मेटल्स के लिए, केवल धात्विक चालकों के लिए सत्य है ये। यदि चालक की भौतिक अवस्था परिवर्तित होगी तो ये फॉलो नहीं करेगा। भौतिक अवस्था, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, प्रेशर बढ़ा रहे हैं, टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो ये चीज फॉलो नहीं होगा। ठीक, और इनके बीच में जो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I है, इनके बीच में अगर ग्राफ खींचेंगे तो वो एक रेखीय ग्राफ होगा, ये चीज याद रखो, रेखीय ग्राफ होगा। मतलब ये याद कर लेना, ये क्वेश्चन पूछा गया है, V और I के बीच में खींचा गया ग्राफ कैसा होगा, रेखीय होगा। मतलब अगर हमने इधर V कर दिया, इधर I कर दिया, तो जैसे जैसे करंट बढ़ा रहे हैं, धारा बढ़ा रहे हैं, तो विभवांतर भी बढ़ रहा है। तो इनके बीच में कुछ ऐसा लाइन आएगा जिसको R से डिनोट करेंगे। ये कुछ ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, R1, R2, R3, ये अलग अलग मटेरियल के लिए रेजिस्टेंसेस यहाँ पर शो हो जाएंगे। अलग अलग प्रतिरोध के लिए यहाँ V और I का मान चेंजेस होता रहेगा और ग्राफ कोई सा भी खींचा जाएगा जो कि एक लाइन बनेगी, मतलब रेखीय ग्राफ होगा। इस चीज को भी नोट कर लोगे। ठीक, ग्राफ सदैव सरल रेखा होगा, सरल रेखा। कूलाम का नियम देखते हैं, अगला है हमारा कूलाम का नियम, कूलाम्स लॉ। अब अभी हमने देखा था गुरुत्वाकर्षण का नियम। कूलाम का नियम और गुरुत्वाकर्षण का नियम में काफी समानता है, सिमिलरिटीज है। तो उन दोनों को एक साथ अगर पढ़ते हो तो आपको स्टेटमेंट याद करने में आसानी जाएगी। हालांकि दोनों स्टेटमेंट अलग हैं। ठीक, मतलब नियम दोनों एक दूसरे से बहुत अलग हैं। वो ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत है। गुरुत्वाकर्षण का नियम ब्रह्मांड में दो पिंडों के बीच लगने वाला सिद्धांत है, दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण है। और कूलाम जो है ये चार्ज पार्टिकल्स, मतलब आवेश, आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण बल है, आकर्षण या फिर प्रतिकर्षण।
ये चीज याद रखनी है, समझना। वहां पर ब्रह्मांड के दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल है, और यहां पर दो चार्ज पार्टिकल के बीच लगने वाला आकर्षण बल या लगने वाला प्रतिकर्षण बल, लगने वाला आकर्षण बल या लगने वाला प्रतिकर्षण बल, आकर्षण भी प्रतिकर्षण भी दोनों में से कोई भी हो सकता है, वहां पर कहलाएगा ये कूलाम का नियम। कूलाम का नियम, यहां पर भी वही फोर्स आएगा जैसे वहां पर आया था। ये देखो, ये Q1 है, ये Q2 है, दोनों एक दूसरे की तरफ फोर्स लगा रहे हैं, बल लगा रहे हैं। यहां पर अगर दोनों चार्ज सेम है नेचर में, सेम नेचर के होंगे, मतलब प्लस Q और प्लस Q होगा तो इनके बीच में प्रतिकर्षण होगा, माइनस Q होगा, इनके बीच में प्रतिकर्षण होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों सेम नेचर के हैं, ये दोनों सेम नेचर के हैं। लेकिन वहीं पर अगर प्लस Q और माइनस Q होगा तो इनके बीच में आकर्षण होगा। क्या होगा? आकर्षण होगा। आकर्षण तब होता है जब चार्ज पार्टिकल्स आवेश क्या हो, अलग अलग नेचर के हों। अगर सेम नेचर के हैं, दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों नेगेटिव हैं, तो प्रतिकर्षण होगा। इस तरीके से एक दूसरे की तरफ लगने वाला बल या तो आकर्षण का होगा या तो प्रतिकर्षण का होगा। इसको हम लोग बोलेंगे कूलाम का नियम, इसको हम लोग बोलेंगे कूलाम का नियम। अब यह जो बल हमको मिलेगा वो कैसे मिलेगा? तो जो बल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इन दोनों चार्ज पार्टिकल के आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। बिल्कुल सर, जैसा वहां पर आया था, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है m1 m2 अपॉन r स्क्वायर के, बस m1 m2 की जगह q1 q2 आ गया। वहां मासेस थे, मतलब द्रव्यमान था पिंडों का, यहां पर आवेश है, आवेश 1 आवेश 2, Q1 Q2 के गुणनफल के समानुपाती, उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। ये जो नियम है कूलाम का नियम है। ठीक, यहां पर चार्ज पार्टिकल के बीच में लगने वाला बल आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का होगा, वहां पर सिर्फ आकर्षण था, गुरुत्वाकर्षण में सिर्फ आकर्षण प्रकृति का बल लगेगा। यहां आकर्षण प्रतिकर्षण दोनों तरीके का हो सकता है। सेम नेचर के होंगे तो प्रतिकर्षण और विपरीत नेचर के होंगे तो आकर्षण। ये पॉइंट्स याद रख लो। इसको फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलाम ने इसे प्रतिपादित किया 1780 में, इसलिए इसका नाम कूलाम का नियम है। इसकी स्टेटमेंट फटाफट देख लो। कूलाम का नियम दो आवेशों चार्जेस के बीच क्रियाशील आकर्षण तथा प्रतिकर्षण का बल उनके गुणनफल के समानुपाती डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये चीज हो गया स्टेटमेंट, ये चीज मैंने यहां पर समझा दी। समान आवेश परस्पर प्रतिकर्षित करेंगे और असमान आवेश आकर्षित करेंगे। सेम नेचर के हैं तो प्रतिकर्षण, विपरीत नेचर के हैं तो आकर्षण। नोट कर लो। अब बात करते हैं ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा संरक्षण का नियम लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन। लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन, ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहलाता है? तो सबसे पहले समझना है कि ऊर्जा का संरक्षण क्या है। ऊर्जा का संरक्षण का मतलब होता है इस पूरे ब्रह्मांड में जितनी भी एनर्जी है, ऊर्जा है, वह क्या है? नियत है, कांस्टेंट है। मतलब ऊर्जा ना तो बढ़ रही है ना तो घट रही है। मतलब ऊर्जा को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही उसका विनाश किया जा सकता है। एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर टाइप ऑफ एनर्जी। ठीक है, इट कैन बी कन्वर्ट इनटू या फिर इट कैन बी ट्रांसफर्ड इनटू वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। एक फॉर्म एनर्जी से दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में इसका कन्वर्जन हो सकता है। मतलब नई ऊर्जा को हम नहीं बना सकते हैं और पुरानी ऊर्जा को खत्म नहीं कर सकते हैं। इस पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा फिक्स है, सिर्फ हमने ऊर्जा को परिवर्तित किया है। ठीक, इस नियम का आपको समझ में आ गया। सिर्फ ऊर्जा का रूपांतरण हो रहा है एक ऊर्जा से दूसरे ऊर्जा के रूप में। अगर आप बात करते हो सर हम ऊर्जा बना लेते हैं, थर्मल पावर प्लांट में बिजली बनाते हैं और उसको ले आते हैं,
ऊर्जा का उत्पादन होता है, वहां पर हम तो यही बोलते हैं कि ऊर्जा का उत्पादन 1200 मेगावाट, 1300 मेगावाट, सौर ऊर्जा से हमने 200 मेगावाट का हमने ऊर्जा बना लिया, 500 मेगावाट की हमने एक पावर प्लांट, हमने एक थर्मल पावर प्लांट या फिर हाइड्रो पावर प्लांट हमने बना दी है। तो वहां पर जो आप बना रहे हो वो कुछ और नहीं, वहां पर ऊर्जा का कन्वर्जन कर रहे हो, एक ऊर्जा को दूसरी ऊर्जा में कन्वर्ट कर रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो। हम खाना खाते हैं, मैं यहाँ पर 1-1.5 घंटे से बोल रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं खाना खा के आया था, उस ऊर्जा को ग्रहण किया और उस ऊर्जा को पूरे की पूरी वॉइस के रूप में आपको मैं डिलीवर कर रहा हूँ। अब मेरी एनर्जी धीरे धीरे डाउन हो रही है, मुझे फिर से खाना खाने की जरूरत पड़ेगी, पानी पीने की आवश्यकता पड़ेगी, मतलब एनर्जी रिस्टोर करनी पड़ेगी, मतलब मेरी एनर्जी ट्रांसफर हो रही है एक ऊर्जा से दूसरी ऊर्जा के रूप में। ठीक, अब यहां पर हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखेंगे कि किस तरीके से एक ऊर्जा दूसरी ऊर्जा में बदल रही है। आप अभी जहां बैठे हो, आसपास आपके लाइट जल रहा है, आसपास आपके फैन चल रहा है, इतना तो चल ही रहा है। ठीक, अगर आपकी लाइट जल रही है इसका मतलब आपने स्विच ऑन किया होगा, जैसे ही आपने स्विच ऑन किया है तो ये बल्ब जल गया, इसका मतलब जो आउटपुट मिल रहा है वो हमें क्या मिल रहा है, वो हमें लाइट मिल रही है, मतलब इसको लाइट एनर्जी बोलेंगे, आउटपुट। लेकिन आपने स्विच ऑन किया, इसका मतलब आपने इस बल्ब को इलेक्ट्रिसिटी दी कि नहीं दी, विद्युत दिया कि नहीं दिया। वो विद्युत जो आपने दिया उसको आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोलोगे, उसको आप विद्युत ऊर्जा बोलोगे। तो यहां पर हुआ क्या, बेसिकली विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण हो गया प्रकाश ऊर्जा में, लाइट एनर्जी में, प्रकाश ऊर्जा में लाइट एनर्जी में। क्लियर। तो यहां पर बल्ब आपको सीधा बोल देगा बल्ब में किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में आपने बदला, तो विद्युत ऊर्जा लाइट ऊर्जा में, प्रकाश ऊर्जा में बदला। वहीं पर ये देखो, ये पावर हाउस हो गया, यहां पर ये बल्ब जल गया, यहां से हमने क्या किया, करंट प्रोवाइड की, मतलब विद्युत ऊर्जा किस में कन्वर्ट हो गया, प्रकाश ऊर्जा में, जो मैंने बताया। यहां पर आप देख पा रहे हो ये है स्पीकर, ये है बुफर, यहां से हमको क्या मिलता है, साउंड, मतलब हमको ध्वनि महसूस हो रही है, गाने सुनाई दे रहे हैं। इसका मतलब हमने क्या किया, यहां पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी हमने, मतलब विद्युत ऊर्जा दिया, और ये विद्युत ऊर्जा किस में कन्वर्ट हो गया, साउंड एनर्जी में, ध्वनि ऊर्जा में, ध्वनि ऊर्जा में। तो यहां पर क्वेश्चन बनेगा लाउड स्पीकर में कौन सी ऊर्जा किस ऊर्जा में कन्वर्ट हुई, तो विद्युत ऊर्जा ध्वनि ऊर्जा में। क्या, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू साउंड एनर्जी। ये माइक्रोफोन है आपका, इसमें आप बोलोगे, मतलब इसमें ध्वनि दोगे, तो साउंड एनर्जी कन्वर्ट होगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ये उल्टा हो गया। ये आपका हीटर है, क्या है, हीटर है, आपने इसमें से करंट दिया आई, मतलब विद्युत ऊर्जा दी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी, वो कन्वर्ट हो गई किसमें, हीट में, मतलब हीट एनर्जी में। इसका मतलब होता है ऊष्मीय ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा में। हीटर का काम क्या है, ऊष्मा देना, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी, मतलब ऊष्मीय ऊर्जा। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया। फैन अगर चल रहा है तो आपने बटन ऑन किया और यहां पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी मतलब विद्युत ऊर्जा आपने दी, ये फैन रोटेट करने लगा, मतलब मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, या फिर काइनेटिक एनर्जी बोल सकते हो। क्यों, क्योंकि मैकेनिकल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होता है, इसे नोट कर लो। मैकेनिकल एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, जो स्थितिज ऊर्जा है और जो गतिज ऊर्जा है उसका सम मैकेनिकल एनर्जी कहलाता है। यहां पर सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है, तो हम लोग बोल सकते हैं या तो यांत्रिक ऊर्जा मैकेनिकल एनर्जी, या तो गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी। ठीक। सौर ऊर्जा की बात करें तो सूर्य की जो ऊर्जा है उसको ग्रहण किया हमने पैनल के रूप में, पैनल में हमने इसको ऊर्जा को क्या किया, संग्रहित किया और इसका कन्वर्जन कर दिया किसमें, इलेक्ट्रिसिटी में। तो यहां पर सौर ऊर्जा इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी विद्युत ऊर्जा में। ठीक, समझ में आया। तो इस तरीके से ये कन्वर्जन जो है ये प्रश्न बनेगा। किस तरीके से बनेगा, कुछ इस तरीके से बनेगा, जैसे कि घड़ी में चाबी भरने से किया गया कार्य उसके स्प्रिंग में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित रहती है। क्वेश्चन आपको बनेगा कि घड़ी में जब आप चाबी भरते हो
चाबी वाली जो घड़ी होती है, या जो खिलौने आते हैं चाबी भरते हो वो खिलौना चलता है फिर बंद हो जाता है। तो जब आप चाबी भरते हो तो उसमें स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी के रूप में संचित हो जाती है ऊर्जा, और वो जिस रूप में चाहो उस रूप में वो देने लगती है। घड़ी क्या होती है, रोटेट होती है, तो मतलब हमको क्या दे रहा है, मैकेनिकल एनर्जी, यांत्रिक ऊर्जा या काइनेटिक एनर्जी। तो गतिज ऊर्जा प्राप्त होती है या मैकेनिकल एनर्जी या फिर यांत्रिक ऊर्जा। मैं फिर से बोल दे रहा हूं, यहां पर कंफ्यूज मत होना। मैकेनिकल एनर्जी इसका मतलब है यांत्रिक ऊर्जा, ये बराबर होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ये है गतिज ऊर्जा और ये है स्थितिज ऊर्जा। अगर स्थितिज ऊर्जा 0 है तो यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा के बराबर होगा, इसलिए मैं दोनों नाम ले लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन भी इस तरीके से पूछा जा सकता है, गतिज की जगह यांत्रिक भी लिख सकता है, ठीक, क्योंकि ये सब मशीनें हैं, मशीनें वर्क कर रही हैं, सब यांत्रिक ऊर्जा हैं, ठीक। स्थितिज ऊर्जा का गतिज ऊर्जा में रूपांतरण, कोई एग्जाम्पल है, कोई एग्जाम्पल जो कि स्थितिज ऊर्जा से गतिज ऊर्जा में बदल रहा हो? तो आपका जो बांध है, बांध में जो जल भरे जाते हैं कुछ इस तरीके से, ये देखो पीछे पूरा का पूरा बांध हमने रोक रखा है, तो उससे क्या होता है, एक हाइट हमको मिल जाती है जिससे कि पानी स्टोर होता है। उस हाइट पर उसको हम लोग बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी है, स्थितिज ऊर्जा है। अब उस स्थितिज ऊर्जा को हम लोग क्या करते हैं, उपयोग में लाते हैं। तो ये पानी ऊपर से गिरेगा तो इसमें वेलोसिटी आएगा कुछ ना कुछ, तो उसको बोलेंगे कि इसमें आ गई गतिज ऊर्जा, गति आ गई गतिज ऊर्जा। तो यहाँ से स्थितिज ऊर्जा कन्वर्ट हो गई गतिज ऊर्जा में। अब यहाँ पर हमने लगा दिया टरबाइन, ये जो पानी आएगा गतिज ऊर्जा लेकर के ये इस टरबाइन को रोटेट कराएगा। टरबाइन रोटेट होगी, इसको हमने जनरेटर से लगा रखा है जिससे कि हमको बिजली मिलेगी, और ये बिजली हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है उसको हम ट्रांसमिट कर सकते हैं, ठीक। तो इस बांध में इस तरीके से हो रहा है। तो क्या है यहां पर देखो, बांध के जल को नीचे गिराकर टरबाइन को घुमाते हैं, इसमें जो स्थितिज ऊर्जा है वो गतिज ऊर्जा में बदल गई, और इसको आगे फर्दर करेंगे तो टरबाइन रोटेट हुई, और वहां से वो शाफ्ट के थ्रू हमने क्या रोटेट करा दिया, जनरेटर को, और जनरेटर हमको प्रोवाइड कर देगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मतलब विद्युत ऊर्जा। तो ये आगे बढ़ा दिया, इसने सिर्फ थोड़ा सा पूछा स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में, बांध से पानी गिराना, बस। पेन को ऊपर से गिरा दो, ये इसकी स्थिति थी, कुछ पोजीशन था, इसको जैसे ही गिराए इसमें वेलोसिटी आ गई, गति आ गई, ये गतिज ऊर्जा में बदल गई। तो स्थितिज ऊर्जा कन्वर्ट हो गई गतिज ऊर्जा में, ठीक। विद्युत ऊर्जा का गतिज ऊर्जा में रूपांतरण की बात करेंगे तो बिजली के पंखे जो हैं और मिक्सी जो है, ये सबका चलना क्या है, विद्युत ऊर्जा का गतिज ऊर्जा में। जैसे ही स्विच ऑन करते हो विद्युत ऊर्जा मिली, पंखा रोटेट होने लगा, गतिज ऊर्जा या फिर यांत्रिक ऊर्जा। मिक्सी अगर चल रहा है तो आपने बटन ऑन किया, विद्युत ऊर्जा दी, वो रोटेट होने लगा, आपके पूरे मसाले तैयार। तो ये चीज याद रखोगे। अब एक वर्ड है डायनामो, डायनामो याद रखो, ठीक। और एक वर्ड है मोटर, मोटर और डायनामो, ये दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इससे प्रश्न बनता है। पहले मोटर समझो, जो मोटर है ये पंखे में लगा है, मोटर का काम क्या है, मोटर का काम है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करके रोटेट कराना, मतलब मैकेनिकल एनर्जी में या फिर काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देना, ठीक। अभी आप मैकेनिकल एनर्जी लिखो, कंफ्यूज मत हो। और अगर डायनामो की बात करेंगे तो इसका जस्ट अपोजिट करना है, जो मैकेनिकल एनर्जी है उसको कन्वर्ट कर दो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। मैकेनिकल मतलब यांत्रिक और इलेक्ट्रिकल मतलब विद्युत ऊर्जा। इसका अपोजिट, यांत्रिक ऊर्जा कन्वर्ट हो गई विद्युत ऊर्जा में, इसमें विद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में, ठीक है। तो अगर डायनामो की बात कर रहे हैं मतलब जनरेटर, शादी ब्याह होता है, शादी ब्याह में क्या होता है, जनरेटर उपयोग में लाया जाता है, क्योंकि अगर लाइट चली गई तो, अगर आप लाइब्रेरी में पढ़ रहे हो तो वहां पर भी इन्वर्टर वगैरह एक रखा जाता है या जनरेटर लगाया जाता है ताकि बिजली चली जाए तो हम इसका उपयोग कर सकें। तो जनरेटर का काम क्या होता है, पहले क्या डीजल वगैरह डाल के हम लोग क्या करते थे, उसको घुमाते थे, मतलब घुमा रहे हैं जनरेटर को, मतलब उसमें मैकेनिकल एनर्जी दे रहे हैं, उसको क्या कर रहे हैं, रोटेट करा रहे हैं, कुछ गति दे रहे हैं, गतिज ऊर्जा दे रहे हैं। तो
मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है, पूरा का पूरा रोशन हो जाता है घर हमारा बिजली से, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है ना, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। अगर मोटर की बात करें तो आपके पंखे में मोटर लगा है, उसको हमने इलेक्ट्रिक एनर्जी दी, विद्युत ऊर्जा दी, और वो पंखे को घुमा रहा है, मिक्सी को घुमा रहा है, मतलब मैकेनिकल एनर्जी यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर दिया, जिसको गतिज ऊर्जा भी बोलते हैं। ठीक, गतिज ऊर्जा प्लस पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा, वो मैकेनिकल एनर्जी कहलाती है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, मैकेनिकल एनर्जी के साथ में गतिज ऊर्जा को भी लिख रहा हूं, तो उसमें कंफ्यूज मत होना। जितने भी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हैं हमारे पास और जो रोटेट हो रहे हैं, वो रोटेट होने का मतलब होता है मैकेनिकल वर्क हो रहा है या फिर उसमें गतिज है, तो गतिज ऊर्जा भी है। ठीक है, तो इस तरीके से समझ के रखोगे। अब बात करते हैं विद्युत ऊर्जा का प्रकाश व ऊष्मा में रूपांतरण। बल्ब है, मैंने बता दिया, ट्यूबलाइट है, हीटर है, इसमें क्या हो रहा है, हमने विद्युत दी है, तो ये क्या हो रहे हैं, या तो प्रकाश में या तो ऊष्मा में कन्वर्ट हो रहे हैं। लेकिन अगर बल्ब पूछेगा तो उसका ज्यादातर अमाउंट क्या है, वो हमको प्रकाशित कर रहा है। ऊष्मा के रूप में हम लोग कभी भी तापने नहीं जाते हो बल्ब में, है ना, तो ऊष्मा कम है, प्रकाश ज्यादा है, पर दोनों आता है, तो आपका मेन आंसर प्रकाश होगा। वहीं पर अगर हीटर की बात करेंगे तो मेन आंसर ऊष्मा होगा। हीटर तो लाइट भी तो देता है ना, लेकिन मेन आंसर ज्यादातर ऊष्मा होगा। अब रासायनिक ऊर्जा की बात कर लेते हैं। रासायनिक ऊर्जा मतलब आपका जो मोमबत्ती है वो किसी ना किसी रासायनिक पदार्थ से बना है। जब आप जलाते हो माचिस, तो वहां पर बारूद का जलना भी केमिकल एनर्जी है। वहां पर जब मोमबत्ती जलाते हो तो उसका जो जलना है वो रासायनिक ऊर्जा है। अब वो जो जलता है तो हमको आउटपुट प्रकाश मिलता है। इनपुट दिया जो आपने रासायनिक ऊर्जा, कन्वर्ट हो गई किसमें, प्रकाश ऊर्जा में, और थोड़ा बहुत ऊष्मा में, तो रूपांतरण हो गया मोमबत्ती का जलना। माइक्रोफोन में आप आवाज दे रहे हो, ध्वनि ऊर्जा, आउटपुट मिल रहा है विद्युत ऊर्जा के रूप में। आप लाउड स्पीकर की बात करोगे तो आपने विद्युत ऊर्जा दिया और आउटपुट मिल रहा है ध्वनि ऊर्जा में। लाउड स्पीकर में क्या हुआ, स्विच ऑन किया आपने स्पीकर में, ढिंचक ढिंचक, है ना। तो ऐसे ही मस्त तरीके से पढ़ाई किया करो, है ना, खुश होकर के। तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए, ऊर्जा संरक्षण का जो नियम है ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस तरीके से सारे जितने भी हमने नियम और प्रिंसिपल्स देखे, आपको, मुझे आशा है कि आपको समझ में आया होगा। अगले लेक्चर में ऊष्मागतिकी का नियम पढ़ेंगे। आज हम लोग इतना ही पढ़ते हैं, ठीक है। और कुछ वैज्ञानिक उपकरण वगैरह और जितने भी हमारे और भी प्रिंसिपल हैं उनको भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक। तो इतना आज के लिए रखते हैं, बाकी अगले सेशन में पढ़ेंगे। आप लोग क्या कर लो, ऐप डाउनलोड कर लो, जहां पर आपको MCQs वगैरह मिल जाएगा, जहां पर आपको PDF मिल जाएगी। PDF मांगोगे तो PDF के बदले आपको PDF ही देंगे, ठीक, परंतु ऐप पर। आप हमारे इस टेलीग्राम से जुड़ जाओ, जहां पर आपको डेली करंट अफेयर से रूबरू कराया जाता है, ठीक, और बाकी की चीजें भी आपको यहाँ अवेल की जाती है, कंटेंट वगैरह। और हमारे बाकी के सोशल मीडिया से भी जुड़ जाइए, ठीक है, ताकि हमको थोड़ा सा मोटिवेशन मिले। और ज़बरदस्त पढ़ाई करिए। और इस तरीके का जो शानदार कंटेंट जो मैं आप लोगों को एनिमेटेड रूप में पढ़ा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, है ना, इंटरेस्टिंग वे में, तो आप लोग को क्या करना है, थोड़ा सा हमें मोटिवेट करना है। मतलब आप लाइक शेयर सब्सक्राइब तो जरूर करिए, जो भी आपके साथीगण हैं उन तक ये वीडियो पहुँचाइए, ठीक। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, प्यार बनाए रखिए। धन्यवाद।